हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के और आगे पढ़ने वाले हैं। ये आपकी क्लास 2 होगी। क्लास 1 मैंने करा दिया था। विलियम शेक्सपियर की जो बायोग्राफी थी वो मैंने कराया। बायोग्राफी से ज़्यादा ही हमने कर लिया था कल की क्लास में, है ना। तो आज जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं इस क्लास को, तो उनको मैं बता दूं कि इसकी क्लास 1 जरूर देख लीजिएगा। उसमें विलियम शेक्सपियर की वहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी से ज़्यादा ही कुछ पॉइंट उसमें हमने पॉइंट्स कवर किए हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं, ठीक है। वो कौन कौन से 37 प्लेज हैं? कॉमेडीज़ उन्होंने 17 लिखा है, ट्रेजेडी उन्होंने 10 लिखा है और हिस्टोरिकल प्ले भी उन्होंने 10 लिखा है, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो गया? 37 प्लेज इनके माने जाते हैं कि इन्होंने लिखा है खुद। कोलेब्रेशन वाले वर्क की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आज इस वीडियो में वो पहले वो जानेंगे। देन आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले इन 37 प्लेज में से हम सबसे पहले किस प्लेज को लिया, मतलब कौन से प्ले को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो 37 प्लेज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनका वर्क है हैमलेट, ये ट्रेजेडी है। तो हैमलेट को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो हैमलेट यानी कि पूरा एकदम डिस्कस है, ये पूरा थ्योरी क्लास है और जितना भी मैं कराऊंगी सब थ्योरी क्लास कराऊंगी। जितना भी आपके टीजीटी का है सब थ्योरी क्लास है, ठीक है। तो हैमलेट को आज हम कवर करने वाले हैं। हैमलेट का 5 फैक्ट जो भी है पूरा थ्योरी कवर करेंगे। हैमलेट से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो कवर करेंगे। हैमलेट से रिलेटेड जितने भी की कोड्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ देख रहे हैं कि कमेंट में बच्चे बहुत पूछ रहे हैं जीआईसी स्टार्ट कर दीजिए, पीजीटी। तो मैं बता दूं कि विलियम शेक्सपियर आपके टीजीटी में भी हैं और विलियम शेक्सपियर आपके पीजीटी में भी हैं और विलियम शेक्सपियर आपके जीआईसी में भी हैं। और जीआईसी में भी मैं जहाँ तक जानती हूँ कि विलियम शेक्सपियर ही नाम दिया है, कोई भी वर्क मेंशन नहीं है उसमें। तो इसलिए पूरा पढ़ना है आपको जीआईसी में भी। जैसे आप टीजीटी में पढ़ रहे हो, जैसे टीजीटी के 4 राइटर दिया गया है बस उसी तरह जीआईसी में भी 31 राइटर दिए गए हैं और जिसमें आपके विलियम शेक्सपियर हैं। तो जो मैं विलियम शेक्सपियर पढ़ाऊंगी, मिल्टन भी आपके जीआईसी में है और आपके टीजीटी में है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ भी आपके जीआईसी में है, आपके टीजीटी में भी है, आपके पीजीटी में भी है। तो जब मैं तीनों पढ़ाऊंगी तो ये तीनों एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीजीटी वाले बच्चे भी देखें, जीआईसी वाले भी देखें और जीआईसी और टीजीटी के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पीजीटी वाले भी देखें, टीजीटी तो है ही है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। बाकी जीआईसी का जो अलग, जैसे जेफरी चौसर भी हैं जो अलग राइटर रहेंगे उसको हम ले लेंगे किसी दिन, ठीक है। जैसे फैक्ट के थ्रू उसको, अगर नहीं भी मैं उसकी थ्योरी करा दूंगी तो फैक्ट के थ्रू करा दूंगी, ठीक है। तो अभी 3 एग्ज़ाम है सर पे, तो जो राइटर हैं सेम वो हम एक ही में कर लेंगे, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग ने कहा था कि फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए एंड देखो मैंने आज करके लाया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर ने कुल कितने प्लेज लिखे हैं। 37 प्लेज लिखे हैं। की पॉइंट पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 37 प्लेज उन्होंने लिखे हैं, लेकिन कुछ राइटर हैं, कुछ क्रिटिक हैं, मतलब वो कुछ दूसरे राइटर के साथ मिलकर और भी प्ले लिखे हैं कोलैबोरेशन में। जब कोलैबोरेशन की बात आएगी तो 38-39 आता है। जैसे कि पेरिकल्स है, जैसे कि द 2 नोबल किंग्समैन है, ये इन्होंने दूसरे राइटर के साथ मिलकर लिखा है ना। तो इसलिए जो शेक्सपियर ने लिखा है ओनली 37 प्लेज हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, ओके। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि 1623 में, यानी कि फर्स्ट फोलियो जब आया था, फर्स्ट फोलियो कब आया था? 1623 में। और 1623 में जब फर्स्ट फोलियो आया था तो शेक्सपियर के प्लेज का जो फर्स्ट कलेक्शन के आधार पर उनके प्लेज को ना मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। जब 1623 में इनके प्लेस को ना 36 प्लेस पब्लिश हुए थे। कितने प्लेस? 36 प्लेस, है ना। 36 प्लेस पब्लिश हुए थे इसमें 1623 में। एक प्लेस नहीं था, पेरिकल्स को नहीं, मतलब इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ये ध्यान रखना है। और जब ये 1623 में पब्लिश हुआ था ना तो इनके जो प्लेस है ना मेनली देखा जाए तो 3 कैटेगरीज में बांटे गए थे। कॉमेडीज़, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज़, ये थे 3 कैटेगरीज। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे इनके कुछ कॉमेडीज़। कौन कौन सी कॉमेडीज़, अभी भी तो जान लेना कि कौन कौन से प्ले उनके हैं, उनके नाम जान लें, है ना। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है एक चीज़ कि कॉमेडीज़ क्या होता है।
तो कॉमेडीज़ वो प्ले होते हैं ना जिनका अंत यानी कि जिसकी एंडिंग खुशी और उल्लास के साथ होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हैप्पी एंडिंग होती है, जिसके लास्ट में कॉमेडी वो प्ले होता है जिसकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग होती है। जैसे लास्ट में मेल मिलाप हो जाता है, लास्ट में शादी वगैरह हो जाती है, दो लवर्स हैं मिल जाते हैं, कुछ इस तरह की हैप्पी एंडिंग होती है कॉमेडीज़ में। ठीक है, खासियत इसकी क्या है तो ध्यान रखना, इसकी खासियत अक्सर प्यार, गलतफहमियाँ, डिस्गाइज यानी कि भेस बदलना, लास्ट में शादी जैसे सीन आते हैं, माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। ये कॉमेडीज़ की बात कर रही हूँ मैं। प्यार होता है, गलतफहमियाँ होती हैं जब तक प्ले चलेगा, भेस बदला जाएगा और लास्ट में शादी वादी का सीन आता है, उस पर ख़त्म हो जाती है, तो इसे बोलते हैं हैप्पी एंडिंग। आपने कॉमेडी मूवी देखी होगी, सेम उसी तरह है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। बाद में इसी कॉमेडी को क्या कहा जाने लगा, रोमांसेस, ये भी ध्यान रखना है। बाद के समय में लिखे गए कुछ कॉमेडी प्ले जो मतलब बाद के समय में जो शेक्सपियर ने अपने कॉमेडी लिखे ना, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, मैजिक, फॉरगिवनेस, ये थीम थी। जादू पर उन्होंने लिखा, माफ़ी पर लिखा, ये सारे सेंस देखने को मिलते हैं, जिन्हें रोमांस कहा जाने लगा। इन्हीं की कॉमेडी को रोमांस कहा जाने लगा, जिसमें ये मैजिक, फॉरगिवनेस, ये एलिमेंट मिलते हैं, जादू और माफ़ी का। अभी हम जानेंगे कौन कौन से रोमांस कहा जाता है, कौन सी कॉमेडी को रोमांस कहा जाने लगा, कहाँ पे मैजिक मिलता है, कहाँ पे फॉरगिवनेस मिलती है, आप खुद ही जानते होंगे, टेम्पेस्ट, है ना। तो आइए देखते हैं कॉमेडी में कौन कौन से हैं। तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर लॉस्ट, मेजर फॉर मेजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, मच अडू अबाउट नथिंग, द टेमिंग ऑफ द श्रू, द टेम्पेस्ट, ये सारे कॉमेडी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारे कॉमेडी हैं। अभी हम सिर्फ कॉमेडी की बात कर रहे हैं। अभी हम जो बोलेंगे ना कि बाद के जो प्ले उनके कॉमेडी जो थे, जिसमें मैजिक और फॉरगिवनेस भी देखने को मिलता था, तो उसे रोमांस कहा जाने लगा। अभी हम जानेंगे कौन से रोमांस का। फिलहाल 12th नाइट है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, विंटर्स टेल है, तो इतनी सारे इनकी कॉमेडी हैं। ये लाने का मकसद ये था, पुराने बच्चों को नहीं, मैं नए बच्चों को भी दिमाग में रख के पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसलिए तो ये इनकी कॉमेडी है शेक्सपियर की, आपने ध्यान रखना है नाम को। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ ट्रेजेडीज़ की। ट्रेजेडीज़ की अगर बात करेंगे तो ट्रेजेडीज़ क्या होती है, आखिर इसको हिंदी में हम दुखांत नाटक बोलते हैं, है ना, दुखांत। ये जो ट्रेजेडीज़ होती है ना, ये बहुत गंभीर प्ले होते हैं, बहुत सीरियस प्ले होते हैं, बहुत गंभीर नाटक होते हैं। इनका जो अंत होता है ना, इनका अंत प्रोटैगनिस्ट की डेथ या बर्बादी से होता है। अब ये प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो, ट्रेजेडी का जो हीरो होगा उसकी क्या हो जाएगी, लास्ट में डेथ हो जाएगी या वो बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुछ इस तरह का ट्रेजेडी का अंत होता है। इसकी खासियत क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की याद रखना। तो इसमें जो हीरो होता है ना, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, वो बहुत महान होता है और उच्च यानी कि उच्च कुल का पर्सन होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता था, बहुत नोबल होता था, मतलब जो ट्रेजेडी का जो हीरो होता था वो महान होता था, उच्च कुल, राजा महाराजा वाला, इस टाइप का हीरो होते थे। लेकिन इनके अंदर एक बड़ी कमी या कमजोरी होती थी, जिसे क्या कहा जाता था, हमार्शिया कहा जाता था। हमार्शिया कह सकते हो, फेटल फ्लॉ कह सकते हो, ट्रेजिक फ्लॉ कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ट्रेजिक फ्लॉ। ये क्या थी, ये इनके अंदर वो कमी नहीं थी कि इनके बॉडी में कोई कमी है, नहीं, इनकी एक बड़ी कमी थी, इसे कमजोरी कहते हैं, कमी या कमजोरी, और इसे हम हमार्शिया भी बोलते हैं, फेटल फ्लॉ भी कहते हैं। और यही कमी थी ना हीरो के अंदर, यही कमी लास्ट में इनकी मौत का कारण बनता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम जानेंगे ट्रेजेडी कौन कौन से हैं। तो एंटनी एंड क्लोपेट्रा है, कोरियोलेनस है, सिम्बलिन है, हैमलेट है, जूलियस सीजर है, किंग लियर है, मैकबेथ है, ओथेलो है, रोमियो एंड जूलियट है, टाइमन ऑफ एथेंस है, टाइटस एंड्रोनिकस है, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा है। ये आपके सब ट्रेजेडी हैं। और इसी में 4 ग्रेट ट्रेजेडी जो पूछी जाती है, होकम है, होकम से एड्रेस कर सकते हो, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये 4 ग्रेट ट्रेजेडी है। ठीक है, 4 ग्रेट ट्रेजेडी है। खैर आगे जो मैं कुछ एडिशनल नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट है, हमें पहले पढ़ लेना है पूरा। अब आ जाएंगे हिस्ट्रीज़ पे। हिस्ट्रीज़ यानी कि ऐतिहासिक प्ले, ऐसे प्ले जो इतिहास के बारे में बताएं। ये जो प्ले थे ना, हिस्ट्रीज जो इनके प्ले थे, ये प्ले इंग्लैंड के राजाओं के जीवन और उनके इतिहास पर बेस्ड है। यानी कि इंग्लैंड के जो राजा थे उनके जीवन को दिखाया गया है इनके हिस्ट्री प्लेज में, उनके इतिहास को दिखाया गया है। खासियत इसमें क्या थी तो ध्यान रखना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी इसमें पावर,
सत्ता, सत्ता के लिए संघर्ष, युद्ध और डिवाइन राइट ऑफ किंग्स जैसे मुद्दे दिखाए गए हैं। ठीक है, इसमें मतलब इनके हिस्ट्रीज़ में क्या क्या हमें देखने को मिलता है इनके हिस्ट्री प्लेज में, यानी कि सत्ता की भूख, पावर पाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट किया गया, संघर्ष किया गया, युद्ध हुआ और राजा को भगवान का रिप्रेजेंट मानना, कुछ इस तरह का भी इसमें देखने को मुद्दे दिखाए गए हैं इनके हिस्ट्रीज प्लेज में। तो ये ध्यान रखना, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। अब कौन कौन से इनके हिस्ट्री प्लेज हैं, तो किंग जॉन है, रिचर्ड सेकेंड है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 है, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 है, हेनरी फिफ्थ है, हेनरी 6 के तीनों पार्ट हैं एंड रिचर्ड थर्ड है, हेनरी 8 है। ये इनके हिस्टोरिकल प्ले हैं, ध्यान रखना है। मैंने कहा ये जो हिस्टोरिकल प्ले है इनके ना, ये इंग्लैंड के राजाओं के जीवन और उनके इतिहास पर बेस्ड है, मतलब उनको कवर करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। इसमें यही दिखाया गया है कि वो लोग सत्ता पाने के लिए क्या क्या कर जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। और भी इनके प्लेस हैं जो इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा है, कोलैबोरेशन में लिखा है। ठीक है, और भी इनके प्ले हैं, कोलैबोरेशन मतलब दूसरे के साथ मिलकर लिखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनके कुछ ऐसे प्ले हैं जो फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं थे, जो कोलैबोरेशन में लिखा गया है ना, वो प्ले फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं थे। ठीक है, लेकिन आज के स्कॉलर्स मानते हैं कि ये भी शेक्सपियर ने ही लिखे हैं, अक्सर किसी और के साथ मिलकर। आजकल के स्कॉलर्स, मतलब जो आज के स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है कि ये भी प्ले, जैसे प्रिंस ऑफ पेरिकल्स, ये इन्होंने कोलैब में लिखा है। टू नोबल किंग्समैन, ये भी कोलैब में लिखा है इन्होंने। ठीक है, प्रिंस ऑफ ये जो पेरिकल्स है ना, ये इन्होंने जॉन विल्किंस के साथ, जॉन विल्किंस के साथ मिलकर लिखा है। ये इन्होंने फ्लेचर के साथ मिलकर लिखा है, जो टू नोबल किंग्समैन है। तो ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, एडवर्ड थर्ड, ये जो एडवर्ड थर्ड है ना, एडवर्ड थर्ड भी कहा जाता है कि इन्होंने लिखा है। यह अक्सर डिबेटेबल है बट फ्रीक्वेंटली इंक्लूडेड इन मॉडर्न कंप्लीट वर्क। तो इसको भी ध्यान रखना है, शेक्सपियर का नाम आता है एडवर्ड थर्ड पे भी। ठीक है, ये 3 ऐसे प्ले हैं जो कहा जाता है कि शेक्सपियर तो लिखे हैं लेकिन कोलैब में लिखा है, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करेंगे इनके जो रोमांस, मैंने बताया था ऊपर ना कि कुछ कॉमेडीज़ में आपको मैजिक एलिमेंट्स मिलेगा, जादू दिखाया गया है, फॉरगिवनेस दिखाया गया है ना, रिकन्सिलेशन दिखाया गया है। तो उसको बाद में क्या कहा जाने लगा, ड्रामेटिक रोमांस, यानी कि रोमांस कहा जाने लगा। अब वो रोमांस कौन कौन से थे, वो किस कॉमेडी को उन्होंने रोमांस की कैटेगरी में ले आया, तो कौन कौन से थे, जैसे आपके द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, सिम्बलिन, पेरिकल्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये रोमांसेस थे, ये रोमांस की कैटेगरी में आते हैं। आजकल के जो स्कॉलर्स हैं वो द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, सिम्बलिन, पेरिकल्स को सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि रोमांस या ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं, रोमांसेस या ट्रेजिक कॉमेडीज कहते हैं, ये ध्यान रखना है। क्यों कहते हैं ये भी ध्यान रखना, इनको ट्रेजिक कॉमेडीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, दोनों का मिश्रण होता है। आपको ट्रेजेडी भी देखने को मिलेगी एंड कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, दोनों का मिश्रण होता है। शुरुआत इसकी कैसी होगी, शुरुआत इसकी मतलब इस टाइप के जो प्ले होंगे वो शुरुआत इसकी दुखद हो सकती है, मतलब ट्रेजिक हो सकती है, लेकिन लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। आपने टेम्पेस्ट पढ़ा होगा, शुरुआत में तूफान वगैरह आता है, लास्ट में रिकन्सिलेशन दिखाया जाता है, आपस में सब फॉरगिवनेस, सब एक प्रॉस्पेरो माफ़ कर देता है, लास्ट में सब एक हो जाते हैं। तो इस टाइप के प्ले में इस तरह शुरुआत होगी। ठीक है, समझ में आया। अब बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम प्ले के। प्रॉब्लम प्ले इसी कॉमेडीज़ में हटा दिया गया, मतलब इसी कॉमेडीज़ में छाट दिया गया है कि कुछ प्रॉब्लम प्ले भी हैं। मतलब इन्होंने जो कॉमेडी लिखी उसमें ये भी छाटा गया कि ये सारे क्या है, रोमांसेस में भी हैं, मतलब कॉमेडी के साथ साथ ये ड्रामेटिक रोमांसेस भी हैं एंड ट्रेजिक कॉमेडी भी कहा गया है। अब कुछ उसी कॉमेडीज़ में निकाल के बता दिया गया है कि ये कुछ कॉमेडी प्रॉब्लम प्ले हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम वाले एलिमेंट दिखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसे प्ले हैं जैसे कि मेज ऑफ मेजर, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इस प्ले को प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है। और किसने कहा था, मैं बार बार कह रही हूँ, F.S. बॉस ने कहा था। ठीक है, कहाँ पे, 1896 में, शेक्सपियर एंड हिज प्रोड्यूसर्स, उसमें इन्होंने प्रॉब्लम प्ले जो है, मतलब प्रॉब्लम प्ले जो यूज़ किया और शेक्सपियर के 3 प्ले को कहा कि ये तीनों प्ले प्रॉब्लम प्ले है। क्यों कहा ये भी ध्यान रखना है। आखिर क्यों इन्हें प्रॉब्लम प्लेस कहा गया,
क्योंकि इनका जो टोन था, क्योंकि इस प्ले का जो टोन है ना वो बहुत पेचीदा होता है, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से कॉमेडी लगते हैं, ना ही पूरी तरह से ये ट्रेजेडी लगते हैं। इनमें ना मॉरल डिलेमास होती हैं, नैतिक जो दुविधाएं हैं वो इसमें दिखाई जाती हैं। इन प्ले में दिखाए गए हैं, जिन्हें समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे प्रॉब्लम प्ले कहा गया है। एफ.एस. बोस ने कहा है, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें थी भाई, इतना हो गया आपका शेक्सपियर की पूरी जितने भी प्ले हैं मैंने सब कुछ बता दिया है। सारे प्लेज कौन कौन से प्लेज हैं एंड कौन कौन से क्यों, मतलब उन कॉमेडीज़ में किसे रोमांस कहा गया, क्यों कहा गया, ये भी बताया। उन कॉमेडीज़ में प्रॉब्लम प्ले भी कुछ कहा गया, क्यों कहा गया, वो भी बताया। अब हम आ जाते हैं, अब अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपनी थ्योरी क्लासेस हैमलेट। अब इसी 37 प्लेज में हमने सबसे पहले हैमलेट को उठाया है, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको पहले उठा लेते हैं। आज इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज की इस वीडियो में इसको कंप्लीट करके फिर कल देखेंगे जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर, हिना इंग्लिश क्लासेस पे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। फीडबैक भी दीजिए, जो मुझे क्या करेगा, एनर्जी मिलती है ना, बोलते ना ऑक्सीजन। तो ये सब जो आप करते हो ना, फीडबैक देते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो इससे क्या है, ऑक्सीजन मिलता है। किस लिए? वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसे कुछ समझ लो फीलिंग्स, ठीक है। और आप कहते हो कि क्या मैम, आप क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि क्या मैम आप वाकई में टीजीटी का कंप्लीट कराएंगे। क्यों, मैंने एलटी नहीं कंप्लीट कराया? अब वो टाइम कम पड़ गया, 2 महीने का टाइम दिया था, लेकिन तब भी मैंने पूरी कोशिश की थी, एलटी का कंप्लीट कराया पूरा, बस कुछ ही रह गए थे, लेकिन तब भी मैंने उसको फैक्ट वाइज दे दिया था आपको। तो भाई भरोसा रखो, और इसमें भी हम अच्छा करेंगे, टीजीटी में भी हम अच्छा करेंगे। बस ये तभी हो पाएगा पॉसिबल जब आप लोग का साथ रहेगा। अगर आप लोग पीछे हट जाओगे फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, ये भी मैं कह रही हूँ। इसलिए अपना सपोर्ट प्यार ज़रूर बना के रखिएगा, जो मैं चाह रही हूँ। बस इतना ही तो मांग रहा है, इतना ही मांगा है, इतना ही दे दो बस। बाकी मैं आपको पूरा कंटेंट दे रही हूँ, ठीक है। चलिए हैमलेट को पढ़ेंगे। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, इसका फुल टाइटल ये है, हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये फुल टाइटल है, ध्यान रखना बच्चे। अब हम बात करेंगे ये जो हैमलेट है ना, तो हैमलेट की बात करेंगे एग्जाम फैक्ट, एकदम टू द पॉइंट हम चलेंगे, ठीक है। फुल टाइटल इसका क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये इसका फुल टाइटल है, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये ध्यान रखना। इसका जॉनरा क्या है, तो इसका जॉनरा याद रखना कि ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है, यानी कि बदले की, इसमें बदला दिखाया जाएगा। रिवेंज ट्रेजेडी है यानी कि बदला वाला नाटक है। ये जो नाटक है ना, इसमें बदला दिखाया जाएगा कि जो हीरो है वो बदला लेगा किसी चीज़ के लिए, तो ये रिवेंज ट्रेजेडी है। और ये किससे इन्फ्लुएंस है, ये सेनेका के प्ले से प्रभावित है। जो सेनेका है उसके प्ले से प्रभावित है। ये ट्रेजिक ड्रामा है, याद रखना है। लिखने का टाइम याद रखना, थोड़ा सा प्रोबेबल डेट ऑफ कंपोजिशन याद रखना। लिखने का टाइम है लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये 1599 से लेके 1601, ठीक है। 1602 में इसे रजिस्टर कराया गया था, ठीक है, रजिस्टर्ड इन स्टेशनर्स रजिस्टर इन 1602। तो ये ऐसा कहा जाता है लगभग 1599 से लेके 1601 के बीच में ये लिखा गया है, और 1602 में इसे रजिस्टर कराया गया था। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। प्राइमरी सोर्स की बात करेंगे हम, आखिर शेक्सपियर ने ये प्ले जो लिखा, इसका सोर्स उन्होंने कहाँ से लिया, उन्होंने कहाँ से एलिमेंट्स लेके अपने प्लेज में डाला। तो इसका सोर्स इन्होंने हिस्टोरिया डैनिका, तो हिस्टोरिया डैनिका हिस्ट्री ऑफ द डेन्स बाई सैक्सो ग्रामेटिकस, है ना, ग्रामेटिकस स्पेशली द लेजेंड ऑफ हैमलेट। तो ये ध्यान रखना, इसका जो सोर्स है ना, ये जो आपके सैक्सो ग्रामेटिकस है, इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिया डैनिका, या आप बोल सकते हो हिस्ट्री ऑफ डेन्स। इसमें हैमलेट हीरो है, इसी की कहानी है, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने हैमलेट का लिया है सोर्स, क्योंकि इसमें ये जो हिस्टोरिया डैनिका है, इसमें जो हैमलेट करके एक कैरेक्टर है, हीरो है, इसी की कहानी है, ठीक है। और एक और सोर्स मिलता है, ये भी ध्यान रखना, एक और सोर्स मिलता है, प्रोबेबल सोर्स इज लॉस्ट प्ले आर हैमलेट एट्रीब्यूटेड टू थॉमस किड। तो आर हैमलेट एक और सोर्स है, आर हैमलेट नाम का खोया हुआ प्ले माना जाता है जो थॉमस किड ने लिखा था। कहा जाता है कि आर हैमलेट भी इसका सोर्स है, और ये थॉमस किड ने इसके लिखा था। तो ये चीज़ें दोनों याद रखनी है आपने।
सेटिंग की बात करेंगे, ये जो प्ले है इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? द रॉयल कास्टल ऑफ एल्सिनर, डेनमार्क, टाइम इज़ द लेट मिडिल एजेस। तो ध्यान रखना इसमें जो इसकी सेटिंग रखी गई है डेनमार्क का एल्सिनर कैसल, ठीक है, इसकी सेटिंग याद रखना, डेनमार्क का एल्सिनर कैसल, ठीक है, यहाँ पे इसकी सेटिंग रखी गई है। समय इसका क्या है? तो मिडिल एज का अंतिम दौर चल रहा था, मिडिल एज का अंतिम दौर चल रहा था जब ये प्ले की सेटिंग रखी गई है। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो इसमें जो राजकुमार है, राजकुमार कौन है? हैमलेट। हैमलेट का इंटरनल स्ट्रगल दिखाया गया, आंतरिक संघर्ष। वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन उसके नैतिक और दार्शनिक मन उसे रोकता रहता है, और इसी टाल मटोल, इसी प्रोक्रेस्टिनेशन को उसका ट्रेजिक फ्लॉ माना जाता है, उसका दोष माना जाता है। इसमें यही दिखाया गया है कि जो इसमें प्रोटैगनिस्ट है हैमलेट, प्रोटैगनिस्ट का नाम क्या है? हैमलेट। और हैमलेट का आंतरिक संघर्ष मतलब वो अपने इंटरनल संघर्ष में जूझ रहा है। संघर्ष ये कर रहा है कि उसके पिता की डेथ हो गई है और उसको पता है कि मेरे पिता की डेथ किसने किया है, और वो बदला लेना चाहता है, अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो फंसता रहता है किस चीज़ चक्कर में? मॉरल एंड फिलोसफिकल हेजिटेशन में। अपने नैतिक और दार्शनिक मन उसे रोकता रहता है, और इसी प्रोक्रेस्टिनेशन को उसका क्या कहा जाता है? उसका ट्रेजिक फ्लॉ कहा जाता है। उसका हमार्शिया यही है, करूं या ना करूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। खास बात ये है कि ये शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है, ये ध्यान रखना, सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है, शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि कहीं ये अप्रॉक्स है, 4000 लाइन आती है, कहीं 4042 लाइन आती हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। 4042 अभी आपको मिलेगा एंड 4000 भी मिलेगा। और इसमें जो हैमलेट है, हैमलेट ने अप्रॉक्स कितनी लाइनें, अप्रॉक्सीमेटली हैमलेट ने 1506 लाइन्स, ध्यान रखना है, हैमलेट ने खुद बोला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मतलब प्रिंस हैमलेट स्पीकिंग द मोस्ट लाइन्स अराउंड 1500 या 1506। तो ये ध्यान रखना, बाकी कैरेक्टर से ज़्यादा इन्होंने ही बोला है। तो 4000 अप्रॉक्स है और 4042, ये भी ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं, ये जो प्ले है ना हैमलेट, देखिए शेक्सपियर का जो उस समय के जो प्लेज होते थे एलिजाबेथन एज में, उस समय के प्लेज 5 एक्ट में लिखे जाते थे। कितने एक्ट में? 5 एक्ट्स में लिखे जाते थे। तो ये जो हैमलेट है ये भी 5 एक्ट में है। कितने एक्ट में है? 5 एक्ट में है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ओके, चलिए यहाँ से आपका स्टार्ट है एक्ट 1। एक्ट वाइज डिटेल समरी हम देखेंगे यहाँ पे, ओके। देखिए सबसे पहले हम कहानी से समझने से पहले, प्लॉट में बढ़ने से पहले हम कैरेक्टर को डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो कैरेक्टर सबसे पहले हैमलेट को देखेंगे। हैमलेट, इसकी रोल एंड ट्रेड की बात करेंगे। ये ट्रेजिक हीरो है, यानी कि इस प्ले का ये क्या है? प्रोटैगनिस्ट है, इस प्ले का ट्रेजिक हीरो है। और ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, फिलोसफिकल है, मेलनकली है, स्ट्रगल्स विद एक्शन वर्सेस थॉट, यानी कि ये प्ले का हीरो है और ये बहुत बुद्धिमान है और दार्शनिक है, लेकिन हमेशा उदास रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, हमेशा उदास रहता है। मतलब इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये काम करने से ज़्यादा सोचने पे समय बिताता है, एक्शन नहीं करता, सबसे ज़्यादा थॉट में अपना टाइम बिता देता है, कुछ इस तरह है। और हैमलेट का रिलेशन क्या था? द प्रोटैगनिस्ट है ये, मैंने भी जस्ट बताया कि ये क्या है, ये मेन कैरेक्टर है, हीरो है। अब इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा आपके? रिप्रेजेंट द मॉडर्न मैन सफर्स फ्रॉम द इडिपस रेक्स फ्रीडियन व्यू। तो ये एग्जाम के लिए मेन चीज़ हो जाएगी कि ये जो कैरेक्टर है ये मॉडर्न मैन का प्रतीक है, यानी कि फ्रायड के अनुसार ये इडिपस कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। कौन? हैमलेट, है ना, इडिपस कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है ये। कौन? ये हैमलेट। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब दूसरा जो कैरेक्टर है क्लॉडियस, जो आपका क्लॉडियस कैरेक्टर है, इसका रोल एंड ट्रेड की बात करेंगे तो ये इस प्ले का क्या है? एंटागोनिस्ट है, यानी कि विलेन है, खलनायक, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं, ये क्लॉडियस। और ये बहुत ही क्या है? मैकियावेलियन है, यानी कि बहुत चालाक है और बहुत ज़्यादा ये एम्बिशियस है, मैनिपुलेटिव है, इट पजेसेस अ कॉन्सेंस। ये जो क्लॉडियस है ना, ये इस प्ले का विलन है, ये बहुत ज़्यादा चालाक है, महत्वाकांक्षी है, जोड़ तोड़ करने वाला है, लेकिन ये अपने पाप का एहसास, मतलब इसको ना अपने पाप का एहसास भी है। जहाँ पे आप देखोगे
जहाँ पे वो प्रार्थना करता है प्रेयर वाले सीन में, लास्ट में इसको एहसास भी होता है कि हाँ इसने सच में अपने भाई को मार दिया। तो ये इसका हैमलेट से रिलेशनशिप क्या है, तो अंकल एंड स्टेप फादर ऑब्जेक्ट ऑफ रिवेंज। तो ये जो क्लॉडियस है ना, ये हैमलेट के चाचा हैं और इसके सौतेले पिता भी बन जाएंगे। इसके सौतेले पिता भी हैं और चाचा हैं, ठीक है। हैमलेट इसी से बदला लेना चाहता है, अपने चाचा से ही, क्योंकि अभी हम कहानी पढ़ेंगे। एग्जाम की पॉइंट क्या होगा यहाँ से आपने याद रखना है कि आई स्माइलिंग डैम्ड विलन फॉइल टू किंग हैमलेट। ये एग्जाम की पॉइंट है। हैमलेट इसे हमेशा स्माइलिंग डैम्ड विलन कहता है। स्माइल डैम्ड विलन मतलब क्या होता है, मुस्कुराता हुआ शैतान, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बच्चा, मुस्कुराता हुआ शैतान, ये याद रखना फ्रेज, स्माइलिंग डैम्ड विलन। ये हैमलेट कहता है, ये राजा हैमलेट का बिल्कुल फॉयल है। ये जो क्लॉडियस है ना, ये हैमलेट का बिल्कुल उल्टा है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है गर्टरूड, गर्टरूड की बात करेंगे तो ये क्वीन है, ये रानी है, वीक विल्ड, डिपेंडेंट ऑन स्टेटस, अफेक्शनेट बट मॉरली ब्लाइंड। तो ये गर्टरूड जो है ना, ये रानी है और ये दिल की बुरी नहीं है, लेकिन इनकी जो इच्छा शक्ति है, ये अपनी इच्छा शक्ति, अपने इनर पावर जो इनका है उससे बहुत कमज़ोर है, वीक विल्ड है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसे रुतबे और सहारे की ज़रूरत होती है हमेशा, इन्हें ना रुतबे और सहारे की ज़रूरत पड़ती है। और ये नैतिक रूप से अंधी हैं। नैतिक रूप से अंधी मतलब मॉरली ब्लाइंड, मतलब इन्हें अपनी गलती नहीं दिखती, ठीक है। इनका रिलेशनशिप क्या है हैमलेट से, तो ये हैमलेट की मदर है, रियल वाली मदर है, सग्गी माँ है, ठीक है, हैमलेट की माँ है। और हैमलेट को महिलाओं से जो नफ़रत होती है इन्हीं की वजह से होती है, ठीक है, मिसोजिनी। इनको हैमलेट को महिलाओं से नफरत क्यों होती है, अपनी माँ की वजह से। अब क्यों होती है वो कहानी में समझेंगे, इसको रखेंगे अभी। एग्ज़ाम की पॉइंट, एग्ज़ाम की पॉइंट याद रखना यहाँ पे, ये हैमलेट कहता है फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वीमेन, है ना। ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हैमलेट इसके लिए बहुत मशहूर लाइन बोलता है, किसके लिए, अपनी मदर के लिए, अपनी माँ के लिए कहता है फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वीमेन, वीमेन, ठीक है। कमजोरी का नाम, कमजोरी का दूसरा नाम औरत है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है होरेशियो, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है होरेशियो, इनके रोल की बात करेंगे। ये कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंट, ठीक है, रेशनल, स्टोइक, लॉयल स्कॉलर फ्रॉम विटेनबर्ग। तो ये जो आपके होरेशियो हैं, इनको याद रखना कि ये हैमलेट का सबसे पक्का वाला दोस्त है और विश्वास पात्र है, ठीक है, पक्का वाला दोस्त है, विश्वास पात्र है। और ये विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी का विद्वान भी है, ये भी ध्यान रखना। ये विटेनबर्ग का यूनिवर्सिटी का विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी का ये विद्वान भी है। ये बहुत शांत, समझदार और रेशनल टाइप का बंदा है, ठीक है। और हैमलेट का इससे रिलेशन क्या है, तो बेस्ट फ्रेंड है, द ओनली सर्वाइवर, हैमलेट का सबसे अच्छा दोस्त है, लास्ट में जिंदा रहने वाला अकेला यही कैरेक्टर रहता है, कौन, होरेशियो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे, हम बात करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, इनके लिए एग्जाम की पॉइंट क्या हो सकता है, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिप्रेजेंट रीजन एंड बैलेंस फॉइल टू हैमलेट इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यानी ये रीजन और संतुलन का प्रतीक है, रीजन एंड बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है ये कैरेक्टर, और ये हैमलेट के इमोशनल स्वभाव के जस्ट विपरीत है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे ओफिलिया। ओफिलिया जो है ये ट्रेजिक विक्टिम है, इनोसेंट है, ओबीडियंट है, फ्रेजाइल है, कंट्रोल बाय मेन इन हर लाइफ। तो ओफिलिया समझ लो इस प्ले की हीरोइन है, बस ये समझ लो इस प्ले की हीरोइन है ओफिलिया। और ये राजा का मतलब ये ट्रेजिक विक्टिम है, यानी बेचारी शिकार बन जाती है इस प्ले में, मर जाती है यही। और ये बहुत मासूम है, आज्ञाकारी है, कोमल है। इसकी ज़िंदगी ना इसके पिता और भाई द्वारा कंट्रोल की जाती है, इसकी जो ज़िंदगी है इसके पिता और इसके भाई द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसका हैमलेट से क्या रिलेशन है, तो ये लव इंटरेस्ट रिजेक्टेड बाय हैमलेट। तो ये ध्यान रखना है, मतलब ये हैमलेट की प्रेमिका है जिसे हैमलेट बाद में क्या कर देता है, ठुकरा देता है, रिजेक्ट कर देता है। अब एग्जाम की पॉइंट याद रखना, हर मैडनेस इज रियल इन कंट्रास्ट टू हैमलेट फेइंग मैडनेस। तो इसका पागलपन असली है, ठीक है, इसका जो हैमलेट के पीछे भागना, प्यार करना वो असली है, जबकि हैमलेट का पागलपन सिर्फ नाटक था। सिर्फ क्या था, फेंड था, नाटक था। हैमलेट भी इसमें पागलपन का नाटक करता है ना, तो वो नाटक ही रहता है, वो दिखावा रहता है, लेकिन इसका जो पागलपन है वो रियल रहता है प्यार में। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पोलोनियस, ये इसके फादर हैं, ओफिलिया के फादर यही हैं पोलोनियस, ध्यान रखना। तो इनके बात करेंगे पोलोनियस का। तो लॉर्ड चैम्बरलेन है
पॉम्पस, मैडलिंग, टॉक्टिव। तो ये ध्यान रखना है, जो पोलोनियस है ये राजा का लॉर्ड चैम्बरलेन है। लॉर्ड चैम्बरलेन मतलब मुख्य सलाहकार, मतलब जिससे राजा सलाह वलाह लेता हो, अगर कुछ करना हो तो सलाह इन्हीं से लेते थे। जैसे किंग क्लॉडियस कुछ करना रहता होता तो पोलोनियस से ही सलाह लेता था। ये लॉर्ड चैम्बरलेन है और ये बहुत घमंडी है, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाला कैरेक्टर है और बहुत ज़्यादा टॉक्टिव है, बात करने वाला बूढ़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका हैमलेट से क्या रिलेशनशिप है, तो फादर ऑफ ओफिलिया, मैंने भी बताया ना, ये जो ओफिलिया है इन्हीं के ये फादर हैं पोलोनियस। ठीक है, एंड लियर्टीज विक्टिम ऑफ हैमलेट। तो ओफिलिया, ये ओफिलिया और लियर्टीज के फादर हैं ये जो पोलोनियस हैं। ठीक है, ओफिलिया को मैंने बताया, ये ओफिलिया के फादर हैं और लियर्टीज के फादर हैं, यानी कि ओफिलिया और लियर्टीज भाई बहन हैं। तो ये ध्यान रखना है। ओके, अब बात करेंगे और हैमलेट, विक्टिम ऑफ हैमलेट, यानी कि हैमलेट गलती से इसे मार देता है। एग्जाम की पॉइंट याद रखना, प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ थ्रू हिज विंड बैग स्पीचेस। ये ध्यान रखना आपने कि ये अपने लंबे लंबे और उबाऊ स्पीच से ना प्ले में ना कॉमिक रिलीफ पैदा करता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लियर्टीज, ये एवेंजर है, इम्पल्सिव है, पैशनेट है, मैन ऑफ एक्शन है। तो लियर्टीज ये बदला लेने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, मतलब जल्दबाजी करने वाला, जोशीला टाइप का, और ये सोचने से ज़्यादा करने में विश्वास रखता है। मतलब ये हैमलेट का फॉयल कैरेक्टर है, यानी कि हैमलेट के विपरीत कैरेक्टर है। जहाँ पे हैमलेट भी बदला लेने वाला है, अपने फादर की बदला लेता है वो, बट वो एक्शन से ज़्यादा सोचने में टाइम बिता रहा है। और लियर्टीज भी बदला लेता है अपने फादर का। जब ये मार देता है हैमलेट ना पोलोनियस को, तो ये भी बदला लेना चाहता है, किससे, हैमलेट से। लेकिन ये बदला लेने यानी कि सोचने से ज़्यादा ये करने में विश्वास रखता है, तो इसलिए ये हैमलेट का फॉयल है, यानी कि हैमलेट का ऑपोजिट कैरेक्टर है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं। तो रिलेशनशिप टू हैमलेट, इसका हैमलेट से क्या रिलेशन, तो फॉयल टू हैमलेट, यानी कि हैमलेट का उल्टा है ये जो कैरेक्टर है, जस्ट विपरीत है। ठीक है, अ मिरर कैरेक्टर, ही सीक्स रिवेंज इमीडिएटली अनलाइक हैमलेट। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम की पॉइंट है कि ये मिरर कैरेक्टर है। ठीक है, कौन कैरेक्टर है, ये मिरर कैरेक्टर है। पिता की मौत पर ये तुरंत बदला लेने को तैयार हो जाता है, जबकि हैमलेट सोचता रहता है बदला लूँ या ना लूँ। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है फोर्टिनब्रास, फोर्टिनब्रास जो है ये ध्यान रखना, ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, डेसिसिव लीडर है, सोल्जर हैं। तो फोर्टिनब्रास जो है ये नॉर्वे के राजकुमार हैं। नॉर्वे के कौन है, राजकुमार हैं, और ये डिसीजन लेने वाला नेता और सैनिक भी है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है हैमलेट से, तो ये पॉलिटिकल फॉयल हैं, यानी कि ये हैमलेट का पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी बोलते हैं ना पॉलिटिकल में, यानी कि अब क्या बोल सकते हो, राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी होता है वो है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एग्जाम की पॉइंट है, रिप्रेजेंट द रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। तो ये आपने ध्यान रखना, ये प्ले के लास्ट में व्यवस्था की बहाली का प्रतीक है लास्ट में। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है रोजनक्रांज एंड गिल्डस्टन, इनको याद रखना, ये फॉल्स फ्रेंड्स हैं। ठीक है, साइकोफेंट्स हैं, स्पाइज ऑन द किंग, सॉरी स्पाइज फॉर द किंग। ये जो रोजनक्रांज एंड गिल्डस्टर्न हैं ये झूठे दोस्त हैं, किसके, हैमलेट के झूठे दोस्त हैं, और साइकोफेंट यानी कि चापलूस करने वाले दोस्त हैं, और ये राजा के लिए जासूसी करते हैं, किसके लिए, क्लॉडियस राजा के लिए। इनका हैमलेट से क्या रिश्ता है, तो ये स्कूल मेट्स थे। ठीक है, एग्जाम की पॉइंट याद रखना, दे प्रेजेंट द ट्रिचरी ऑफ द कोर्ट, ये दरबारी जीवन के धोखे अविश्वासघात को दिखाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे हम थीम आ जाएगा, मैंने कैरेक्टर को डिस्कस कर लिया है, आई थिंक सारे कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे कर दिया है, सारे कैरेक्टर हैं। अब यहाँ नीचे थीम आ जाएगा। थीम जब हम तभी पढ़ेंगे ना जब हम बात करेंगे किसकी, थीम पढ़ा दूँ क्या, चलो थीम ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कहानी पे आते हैं, शायद और इजी हो जाएगा आपका कहानी समझने का। अच्छा, इस प्ले की थीम क्या है, तो इस प्ले की थीम जैसे कि मैंने बताया रिवेंज है, बदला। ये जो प्ले है ना, द प्ले क्वेश्चंस द मोरालिटी एंड साइकोलॉजिकल टोल ऑफ रिवेंज। इट कंट्रास्ट थ्री सन्स एवेंजिंग फादर्स, हैमलेट डिले, लियर्टीज इम्पल्सिव, फोर्टिनब्रास पॉलिटिकल मिलिट्री। तो ये ध्यान रखना है, ये जो थीम है इसकी ना, ये प्ले बदले की नैतिकता और उसके साइकोलॉजिकल असर पर सवाल उठाता है। इसमें तीन बेटे अपने पिताओं का बदला ले रहे हैं, तीन बेटे, जैसे हैमलेट भी ले रहा है अपने पिता का बदला, लेकिन वो डिले कर रहा है। हैमलेट जो है ना, वो भी इसको भी अपने पिता का बदला लेना है, लेकिन ये बहुत सोचता है और देरी करता है। वहीं पे लियर्टीज भी है जो इसको भी अपने इसी प्ले में अपने पिता का बदला लेना है,
लेकिन लियर्टीज जो है ये बिना सोचे तुरंत बदला लेता है, आवेगपूर्ण में है, एकदम इम्पल्सिव है। वहीं पे एक कैरेक्टर और है फोर्टिन ब्रास, इसको भी अपने पिता का बदला लेना है, जो राजनीतिक और सैनिक तरीके से ये बदला लेता है। तो 3 बेटे हैं जो अपने पिता का बदला लेते हैं, ये आपके हैमलेट में, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसकी थीम है। दूसरा थीम ये है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, दिखावा वर्सेस असलियत। तो वन में स्माइल एंड बी अ विलन, कैरेक्टर्स मास्क दियर ट्रू मोटिव्स, क्लॉडियस हाइड्स क्राइम, हैमलेट हाइड्स सैनिटी। इसमें ना दिखावा वर्सेस रियलिटी है, क्या कि प्ले में जैसा, मतलब इस प्ले में कोई जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। एक कोट याद रखना, ये वन में स्माइल एंड बी अ विलन, है ना, कि कोई मुस्कुरा सकता है और फिर भी खलनायक हो सकता है। एक तरफ है क्लॉडियस जो है वो अपने क्राइम को छुपा रहा है, और दूसरी तरफ हैमलेट अपनी समझदारी छिपाकर पागलपन का नाटक कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब जैसे प्ले में जैसे कोई कैरेक्टर दिख रहा है वैसा होता नहीं है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। इनएक्शन एंड डिले, और भी थीम याद रखना, इसमें इनएक्शन है, निष्क्रियता है, देरी है। द सेंट्रल थीम हैमलेट डिले कॉज बाय कॉवर्डाइज, मोरालिटी आर टू मच थिंकिंग। होता क्या है कि ये इस प्ले का सबसे मुख्य थीम है, सबसे मेन थीम यही है, सबसे मेन थीम यही है, ठीक है। हैमलेट बदला लेने में इतनी देरी क्यों करता है? क्या वो डरपोक है? क्या वो बहुत ज़्यादा मोरालिटी है, बहुत ज़्यादा नैतिक है, या वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोचने की बीमारी का शिकार है? तो ये ध्यान रखना, इनएक्शन डिले, क्यों डिले कर रहा है, क्यों बदला लेने में इतना ज़्यादा इनएक्शन है, वो निष्क्रिय क्यों है? क्योंकि कायर है, क्या वो कायर है, क्वेश्चन है, हाँ, क्या कायर है, या बहुत ज़्यादा नैतिक है इसलिए नहीं बदला, किसी को मर्डर नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा मॉरल उसके अंदर भरा हुआ है, या बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तीसरा और याद रखना, करप्शन भी है इसकी थीम, ये सबसे मेन थीम, इसको याद रखना, करप्शन है। रिप्रेजेंटेड बाय द इमेजरी ऑफ डिजीज, रॉट एंड वीट, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये भी याद रखना है, ये मार्सलेस कहता है, ये कैरेक्टर, मतलब ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं, करप्शन, मतलब प्ले में बार बार बीमारी, सड़न, जंगली घास के इमेजरी आते हैं, डिजीज़, रॉट, वीड्स, इस प्ले में ना बार बार, या यूँ बोलो मोटिव ये आता है, बार बार बीमारी दिखाया जाएगा, बार बार सड़न, बार बार जंगली घास के इमेजरी आते रहते हैं, उदाहरण आते हैं, जो ये दिखाता है कि राजा के पाप से पूरा देश क्या हो चुका है, भ्रष्ट हो गया है। डेनमार्क राज्य में कुछ सड़ गया है, इसका मतलब यही हुआ ना, डेनमार्क राज्य में कुछ सड़ गया है, ये ध्यान रखना। मिसोजिनी, हैमलेट प्रोजेक्ट्स मदर सिंस ऑन टू ऑल वीमेन गेट दी टू आ ननरी, ये भी ध्यान रखना है। महिलाओं के प्रति नफरत भी दिखाया गया है हैमलेट को। हैमलेट अपनी माँ के पापों और धोखों को देखकर दुनिया की सारी महिलाओं से नफरत करने लगता है। वह ओफिलिया पर भी यही गुस्सा निकालता है और कहता है गेट दी टू आ ननरी, जाओ ननरी बन जाओ, साध्वी बन जाओ, ताकि पापी बच्चों को जन्म ना दे सको। ये ओफिलिया को कहता है, कौन? हैमलेट। तो ये थे भाई थीम और कैरेक्टर को हमने डिस्कस कर लिया। आ जाते हैं प्ले पे। अब हम जल्दी से कहानी समझ लेते हैं, तो कहानी जल्दी से समझ में आ जाएगी क्योंकि मैंने थीम और कैरेक्टर दोनों ही पहले बता दिया है। तो एक्ट 1 में हम क्या देखेंगे, इसमें 5 फैक्ट है, तो एक्ट 1 से शुरुआत करते हैं। एक्ट 1 में आपको दिखेगा द घोस्ट एंड द रिविलेशन, भूत के बारे में एक्ट 1 में दिखाया जाएगा, भूत के बारे में, भूत और रहस्य का खुलासा, ठीक है। द प्ले ओपन्स ऑन द फॉगी बैटलमेंट्स ऑफ एल्सिनर कैसल। Guards witness the ghost of the late king Hamlet but cannot speak to it. They summon Horatio, scholar and Hamlet's friend to witness it. एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है हैमलेट में ना, उसे प्रिंस ऑफ हैमलेट कहते हैं, उसे प्रिंस हैमलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंस हैमलेट, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो अपने फादर की बदला लेने वाला है, यही है मेन प्रोटैगनिस्ट, और इसे प्रिंस हैमलेट। एक और दिखेगा किंग हैमलेट। तो किंग हैमलेट को याद रखना है, ये जो प्रिंस हैमलेट के फादर हैं, तो इन्हें कहा गया है, इन्हें एड्रेस किया गया है किंग हैमलेट से, ठीक है। तो ये किंग हैमलेट जब बात आएगी ना, तो फादर को याद रखना, फादर यानी कि ये हैमलेट के फादर की बात हो रही है। और जब प्रिंस हैमलेट की बात आएगी तो मेन जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का, जो मेन हीरो है, वो बात होगी, उनको एड्रेस किया गया है प्रिंस हैमलेट से। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखिए एक्ट 1 जो होता है ना, ये शुरू कुछ यूँ होता है कि प्ले की शुरुआत एल्सिनोर महल के धुंध भरी दीवारों से होता है, एकदम फॉगी
फॉगी भरी दीवारों से होता है, फॉगी धुंध भरी दीवारों से होता है। फिर क्या होता है, प्ले का जो शुरुआत होती है भूत का दिखना से, यानी कि जो पहरेदार बैठे हैं, जो गार्ड्स हैं, जो महल का पहरेदारी कर रहे हैं, है ना, उनको ना राजा हैमलेट यानी कि किंग हैमलेट का भूत दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाते, ये गार्ड्स को ना किंग हैमलेट का भूत दिखाई देता है। लेकिन ये लोग जब देखते हैं ना तो थोड़ा डर भी जाते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं आखिर ये कौन है, बात तो नहीं कर पाते। तो ये लोग क्या करते हैं, जाके होरेशियो को बुलाते हैं। होरेशियो कौन है, मैंने भी बताया, हैमलेट का जो दोस्त है ना, जो विटेनबर्ग का क्या है, स्कॉलर है। तो होरेशियो को बुलाते हैं जो कि एक विद्वान है और हैमलेट का दोस्त है। फिर क्या होता है, अब ये भूत क्यों दिखा किंग हैमलेट का, यहीं पे समझा दे रही हूँ कि ये जो किंग हैमलेट है ना, यानी कि फादर के हैमलेट है, इनकी डेथ हो गई है और इनको मारने वाला कौन है, इन्हीं का भाई क्लॉडियस। इनको मारने वाला कौन है, इन्हीं का भाई, इन्हीं के भाई ने मार दिया है इनको, किंग हैमलेट को। भाई का नाम क्या है, क्लॉडियस। तो जो मार दिया है, मार जब दिया है मतलब मर्डर कर दिया है और इनकी डेथ हो गई है। और जब डेथ हो गई है तो इनका भूत आ रहा है, किससे मिलने, अपने बेटे से मिलने, हैमलेट से, ये बताने के लिए कि भाई मेरी जो हत्या हुई है। हैमलेट को नहीं पता है क्योंकि हैमलेट उस समय अपना कहाँ था, यूनिवर्सिटी में था, विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। तो हैमलेट को ये चीज़ें नहीं पता कि मेरे फादर की डेथ तो हो गई है लेकिन कैसे हुई है। तो ये जो भूत बार बार आ रहा है किंग हैमलेट का, वो हैमलेट से मिलने आ रहा है ये बताने के लिए कि मेरी हत्या हुई है और मेरी हत्या किसने किया है, तुम्हारे चाचा ने ही किया है, क्लॉडियस ने, और तुम बदला लो मेरे लिए। तो ये बदले की मांग करता है कि तुम बदला लो। समझ में आया। तो अब आते हैं और समझते हैं। फिर क्या है, यहाँ पे कोर्ट सीन आता है। तब यहाँ पे वो भूत दिखता है, गार्ड्स देखते हैं, जो गार्ड्स वगैरह हैं, है ना, वो देखते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो गार्ड्स हैं इनके नाम भी याद रखना। ये गार्ड्स कौन से थे, जिन्होंने सबसे पहले भूत को देखा था एक्ट 1 सीन फर्स्ट में। तो ये गार्ड्स का नाम यहाँ पे याद रखना आपने, मार्सलस, MERCELLUS, मार्सलस एंड बर्नार्डो, ठीक है, मार्सलस एंड बर्नार्डो, ये दो नाम याद रखना। यही गार्ड सबसे पहले एक्ट 1 सीन फर्स्ट में घोस्ट को देखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग गार्ड्स ना घोस्ट को जब देखते हैं तो इन लोगों को समझ में नहीं आता, पहले तो डर जाते हैं, बाद में ये लोग पहचानने की कोशिश करते हैं है कौन, फिर नहीं समझ में आता, नहीं बात कर पाते हैं, तो ये लोग होरेशियो को बुलाते हैं। होरेशियो कौन है, उसका दोस्त है हैमलेट का। उसके बाद कोर्ट सीन दिखाया जाता है। कोर्ट सीन में क्या होता है, किंग क्लॉडियस जो हैमलेट के अंकल हैं, हैज़ मैरिड गर्टरूड, ये हैमलेट की मदर से, बेयरली 2 months आफ्टर द किंग्स डेथ। हैमलेट इज ड्रेस्ड इन ब्लैक मॉर्निंग एंड इज डिस्गस्टेड बाय टाइम इंसेस्टुअस मैरिज। फिर क्या दिखाया देता है, यहाँ पे किंग हैमलेट की तो डेथ हो गई है, अब उसी का शोक सभा बैठा है, यानी कि सब लोग शोक मना रहे हैं, किंग हैमलेट की डेथ हो गई है तो सब लोग शोक मना रहे हैं। कोर्ट सीन में ये होता है कि जब किंग हैमलेट की डेथ हो गई है तो पूरा जो सत्ता है, पूरा जो राज पार्ट है, ये इनके भाई संभालते हैं, क्लॉडियस। तो किंग क्लॉड ये बन जाता है, इनकी जब डेथ हो गई तो ये बन जाता है राजा, इसके भाई हैमलेट के चचा, है ना, ये बन जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हैमलेट की मदर गर्टरूड से शादी कर लेते हैं मात्र 2 महीने में। अभी राजा की मौत सिर्फ 2 महीना भी नहीं हुआ, अभी हैमलेट काले कपड़े में ही है, अभी हैमलेट शोक में ही है। और इनकी जो माँ है हैमलेट की, वो ये काम कर जाती है, मतलब इसके चाचा से ही शादी कर लेती है, 2 महीना भी नहीं हुआ, इसके चाचा से शादी कर ली। और जिसकी वजह से हैमलेट बहुत गुस्से में है, बहुत दुखी है, बहुत गुस्से में, ये हैमलेट को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर क्या होता है, द रिविलेशन, फिर यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, रहस्य खुलता है। होरेशियो टेक्स हैमलेट टू द बैटलमेंट, द घोस्ट स्पीक्स ओनली टू हैमलेट रिवीलिंग ही वाज मर्डर्ड बाय क्लॉडियो, पॉइजन पोर्ड इन हिज ईयर वाइल स्लीपिंग एंड डिमांड्स रिवेंज। फिर जो होरेशियो ना, ये आया था होरेशियो ना, इसमें गार्ड्स होरेशियो को बताते हैं कि भूत दिखा है, तो होरेशियो भी आता है। उसके बाद होरेशियो हैमलेट को लेके जाता है कि चल तेरे को दिखाता हूँ, यहाँ पे एक भूत आ रहा है, ठीक है, घोस्ट है, चलो दिखाता हूँ, तुम हो सकता बात कर लो। तो हैमलेट को जब लेके जाता है वहाँ बैटलमेंट्स में, होरेशियो हैमलेट को भूत दिखाने ले जाता है। तो भूत सिर्फ हैमलेट से ही बात करता है, किसी से बात नहीं करता। और वो भूत किसका रहता है, हैमलेट के फादर का ही रहता है भूत, किंग हैमलेट का। तो भूत सिर्फ हैमलेट से बात करता है।
बात क्या करता है भूत क्या बात करता है कि हैमलेट से बताता है कि मेरी हत्या कैसे हुई। मैं जब सो रहा था तो बताता है कि जब, ये याद रखना हाँ, पॉइजन पोर्ड इन हिज ईयर व्हाइल स्लीपिंग। तो भूत यहाँ पे हैमलेट को बताता है कि जब मैं सो रहा था तो मेरे कान में क्या, जहर डाल दिया, है ना, जहर डाल दिया। किसने डाल दिया? तुम्हारे चाचा ने। मेरी हत्या तुम्हारे चाचा ने ही की है, क्लॉडियस ने ही की है। और कैसे हत्या की है? मेरे कान में जहर डाल के। और फिर यहाँ पे भूत डिमांड करता है कि तुम बोलो तो मेरा बदला लोगे कि नहीं। तो जो भूत है, जो घोस्ट है ना, वो हैमलेट से बदला लेने की मांग करता है। तो हैमलेट जब ये सारी चीज़ें सुनता, भाई किसी को भी, कोई भी बेटा रहेगा, फादर की इस तरह डेथ हुई है तो वो तो गुस्से में आएगा ही है। फिर क्या होता है यहाँ पे, हैमलेट एक्सेप्ट द बर्डन ऑफ रिवेंज बट डिसाइडेड टू फेन मैडनेस। यहाँ पे हैमलेट बदला लेने की कसम खाता है जब उसे सच्चाई पता चलती है। लेकिन सच्चाई पता लगाने के लिए वो सोचता है कि ऐसे में डायरेक्ट तो अटैक नहीं कर सकता अपने चाचा पे, तो क्यों ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाटक करूँ, ताकि मैं पता लगा सकूँ क्या चल रहा है इन सबके दिमाग में, क्या चल रहा है राजपाट में, है ना। थोड़ा नाटक, पागलपन का नाटक करूँगा तभी तो समझ में आएगी। तो ये सच्चाई का पता लगाने के लिए पूरी तरह से घोस्ट पे भरोसा नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फादर आके बता रहे हैं, बेटा सुन लिया है तो गुस्से में आया, वो कसम भी खा लेता है कि, फिर सोचता है कि मैं पहले सच्चाई का पता लगाऊंगा। तो वो पागलपन का नाटक करता है, एंटिक डिस्पोजिशन, ठीक है, यानी पागलपन का नाटक करने का फैसला करता है, ताकि उसे, मतलब ताकि कोई उस पर शक न करे और वो सच्चाई का पता लगा सके क्या हुआ है एक्चुअल में। फिर क्या होता है, एक्ट सेकंड में हम लोग आ जाएंगे। एक्ट सेकंड में ये होता है स्पाई गेम एंड द प्लान। वही ये कहता है ना कि मैं पागलपन का नाटक करूँगा। अब इसका नाटक यहाँ पे एक्ट सेकंड में स्टार्ट हो जाता है, जासूसी करने लग जाता है, योजना। फिर होता क्या है, हैमलेट बिहेवियर बिकम इरेटिक। हैमलेट का जो बिहेवियर है वो अजीब हो जाता है, क्योंकि वो नाटक करता है पागलपन का। जब पागलपन का नाटक करेगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा कि अपने बिहेवियर को वो एकदम अजीब कर लेगा। तभी तो लोगों को समझ में आएगा कि ये पागल है, पागल हो चुका है, लेकिन वो पागल बनने का नाटक करता है, ये ध्यान रखना। फिर ध्यान रखना पोलोनियस थ्योरी। ओफिलिया, हैमलेट्स लव इंटरेस्ट, रिपोर्ट्स हैमलेट स्ट्रेंज बिहेवियर। पोलोनियस कन्विंस क्लॉडियस दैट हैमलेट इज मैड विद लव फॉर ओफिलिया। उसके बाद क्या होता है, पोलोनियस की थ्योरी क्या कहलाती है। जो पोलोनियस है ये ओफिलिया के फादर है, ठीक है। ओफिलिया बताती है किसको, अपने फादर को बताती है कि हैमलेट अजीब हरकतें कर रहा है। ये ओफिलिया कौन है, हैमलेट की प्रेमिका है। तो ये अपने फादर को आके बताती है कि हैमलेट अजीब सी हरकतें कर रहा है। तो ओफिलिया के जो पिता हैं पोलोनियस, वो राजा क्लॉडियस के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हैमलेट प्यार में पागल हो गया है। ये ध्यान रखना, ये किसे समझाते हैं, मतलब ओफिलिया पोलोनियस से कहती है। पोलोनियस जाके क्लॉडियस के पास जाता है कि जो हैमलेट है वो पागल हो चुका है, और किसके प्यार में, ओफिलिया के प्यार में पागल हो गया है। फिर क्या होता है, जब ये बात क्लॉडियस तक पहुंचती है तो क्लॉडियस क्या करता है, दो कैरेक्टर और है, रोजनक्रांज एंड गिल्डस्टर्न। ये दोनों कैरेक्टर, क्लॉडियस समन्स हैमलेट स्कूल फ्रेंड टू स्पाई ऑन हिम टू फाइंड द ट्रू कॉजेज ऑफ मैडनेस। हैमलेट क्विकली रियलाइज दे आर एजेंट ऑफ द किंग। उसके बाद क्लॉडियस अपनी चाल चलता है। हाँ, जब उसे समझ में आता है कि हैमलेट पागल हो गया है, प्यार में पागल हो गया है, तो सोचता कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला जरूर है, वरना ये प्यार में पागल कैसे हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि कैसे मैं पता लगाऊं ये वाकई में नाटक कर रहा है या वाकई में सच में पागल हो गया है। तो ये क्लॉडियस दिमाग लगाता है, क्यों ना मैं हैमलेट के स्कूल वाले फ्रेंड को बुलाऊं, हैमलेट के जो स्कूलमेट्स थे उन्हें बुलाऊं। वो लोग जासूसी करेंगे, हैमलेट पे हर वक्त नज़र रखेंगे और वो लोग बताएंगे कि वाकई में हैमलेट पागल हुआ है या नाटक कर रहा है, सच में नाटक कर रहा है या वाकई में सच में पागल हो गया है। तो ये लोग बुलाते हैं, मतलब क्लॉडियस रोजनक्रेंज एंड गिल्डस्टर्न को बुलाते हैं, हैमलेट के दो दोस्तों को बुलाते हैं ताकि वो हैमलेट की जासूसी कर सकें। और जब ये लोग आते हैं ना तो हैमलेट को तुरंत समझ आ जाता है कि ये राजा के जासूस दोनों हैं, ये दोनों मेरी जासूसी कर रहे हैं। किसको, हैमलेट को समझ में आ जाता है कि ये दोनों मेरी जासूसी कर रहे हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे, द प्लेयर्स, अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स अराइव्स, हैमलेट आस्क देम टू परफॉर्म द मर्डर ऑफ गुंजाइगो बट एड्स अ स्पीच टू मिरर हिज फादर्स मर्डर। ही प्लान्स टू यूज द प्ले ऑन माउस ट्रैप टू कैच द कॉन्शियंस ऑफ द किंग। उसके बाद क्या होता है, तो जब इसको पता चल जाता है हैमलेट को ना कि ये दोनों मेरी जासूसी करने आ रहे हैं, ऐसे काम नहीं बनेगा, अब मुझे पकड़ना है अगर असली मर्डरर को, तो मुझे कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो ये सोचता है क्यों ना हम लोग एक प्ले खेला जाए। तो वो सारे प्लेयर्स को बुलाता है, मतलब प्ले के अंदर एक प्ले और खेला जाता है ना, कि चलो कैसे हमको पकड़ना है, किसको, मर्डरर को, आखिर हत्यारों को हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो ये सारे जितने भी एक्टर्स हैं सबको बुलाता है कि चलो एक खेल खेला जाएगा,
सारे, मतलब सारे एक्टर को एक ग्रुप में महल में आते हैं, बुलाया जाता है कि चलो एक खेल खेला जाएगा, और उस खेल का नाम रहेगा द मर्डर ऑफ गुंजैगो। यानी कि जो गुंजैगो नाम का कैरेक्टर है इसका मर्डर हो जाता है ना। गुंजैगो नाम का कैरेक्टर है, इस प्ले में ये रहेगा, ये खेल खेला जाएगा, ये कहानी रहेगी कि जो गुंजैगो इसका मर्डर हो जाएगा। अब मर्डर किसने किया है बस वही पता करना रहेगा। तो इस तरह का वो नाटक दिखाता है, सारे लोग बैठे रहते हैं। तो ये सिर्फ पकड़ने का तरीका है अपने फादर के मर्डरर का। किसको? हैमलेट ये तरीका अपनाता है, और वहाँ पे सब लोग बैठ के वो प्ले देखेंगे। और जब देखेंगे तो मैं देखूंगा क्लॉडियस के फेस पर कि क्या उस पर क्या रिएक्शन आ रहा है। जब वो इस तरह देखेगा, सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी इस गुंजैगो का। जैसे जैसे हैमलेट के फादर की डेथ हुई है वैसे वैसे गुंजैगो की डेथ दिखाया जाएगा। मतलब प्ले के अंदर एक खेल खेला जाता है, सेम वही खेल, वही दो राजा रहेंगे, एक भाई है, दो भाई रहेंगे, तो एक भाई ने एक भाई को मार दिया, उसकी वाइफ से शादी कर लिया, तो नाम क्या रहेगा? जो कैरेक्टर रहेगा वो गुंजैगो रहेगा। ठीक है, मर्डर ऑफ गुंजैगो, इसी की हत्या हुई है और इसी के भाई ने हत्या की है, उसमें दिखाया जाएगा। सेम वही कहानी जो हैमलेट के चाचा, फादर, मदर, सेम वही कहानी हैमलेट ने एक कहानी के थ्रू दिखाया ताकि हम पकड़ सकें किसे? असली मर्डरर को। और हैमलेट इस प्ले को माउस ट्रैप की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। माउस ट्रैप यानी कि क्या? चूहेदानी की तरह। जैसे चूहा हम पकड़ते हैं ना चूहेदानी रख के, वैसे ये जो प्ले है ये प्ले भी असली मर्डरर तक पहुंचाएगा। तो इसे माउस ट्रैप कहा, माउस ट्रैप। ठीक है, ताकि राजा क्लॉडियस के चेहरे के भाव देखकर उसकी चोरी पकड़ी जा सके। जब राजा क्लॉडियस देखेगा कि हाँ गुंजैगो की डेथ सेम वैसे हो रही है, कान में जहर डाल दिया, ऐसे तो मैंने अपने भाई के साथ किया था। तो जब भाई जो खुद हत्यारा रहेगा उसके चेहरे पे शिकन तो आएगी कि नहीं आएगी? मतलब चेहरे पे उसके चेहरे के भाव से तो पता चलेगा ना ये कि चोरी इसी ने की है, मर्डर इसी ने किया है। बस वही पकड़ने के लिए हैमलेट ने क्या किया था? प्ले भी, और इस मतलब एक प्ले इसमें ऑर्गेनाइज किया था, और इसी को कहा जाता है प्ले विद इन प्ले। प्ले विद इन प्ले यानी कि प्ले के अंदर एक प्ले खेला गया था। उस प्ले का नाम क्या था? द मर्डर ऑफ गुंजैगो, जिसे माउस ट्रैप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सिर्फ किस लिए? राजा क्लॉडियस को पकड़ने के लिए हैमलेट ने ऐसा किया था। उसके बाद क्या हो जाएगा? एक्ट थर्ड पे हम लोग आ जाएंगे। एक्ट थर्ड में क्या हुआ? क्लाइमेक्स सीन है एक्ट थर्ड। ये याद रखना कि क्लाइमेक्स सीन कब आती है? एक्ट थर्ड में। एक्ट थर्ड में क्या होता है कि टू बी एंड नॉट टू बी, हैमलेट कंटेम्पलेट सुसाइड एंड द नेचर ऑफ सफरिंग। हैमलेट बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे भी वो पकड़ नहीं पाता है। सीधा नहीं होता नहीं है कि हाँ मर्डर को मैंने पकड़ लिया, अब चलो अब मैं क्या करूँ? उसको मार दूँ। नहीं मार पाता, पकड़ नहीं पाता। फिर ये कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है ना कि ये ना सॉलिलोकी है, टू बी और नॉट टू बी। ये हैमलेट की मशहूर, यानी कि आप बोल सकते हो फेमस सॉलिलोकी है, टू बी और नॉट टू बी। ये फंस जाता है, कहता है कि वो सुसाइड और जीवन के कष्टों के बारे में सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, या तो मैं आत्महत्या कर लूँ, ये सब ऐसे ही रहने दूँ, या तो अगर जीऊँ तो ये सारी चीज़ें जो मेरे ऊपर है, सारी जिम्मेदारियाँ, उसको मैं करूँ। क्या करूँ? मरूँ कि जीऊँ? अगर जी रहा हूँ तो मुझे बदला लेना पड़ेगा जो मेरे पर जिम्मेदारी है, नहीं तो फिर मैं सुसाइड कर लूँ। टू बी और नॉट टू बी, क्या करूँ? ठीक है, तो ये था। फिर यहीं पे एक ननरी सीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ध्यान रखना है। हैमलेट में ननरी सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ननरी सीन ये था कि पोलिनियस एंड क्लॉडियस स्पाई ऑन अ मीटिंग बिटवीन हैमलेट एंड ओफिलिया। हैमलेट अवेयर ही इज बीइंग वॉच्ड आर सस्पेक्टिंग ट्रिचरी ब्रूटली रिजेक्ट ओफिलिया गेट दी टू आर ननरी। फिर क्या होता है कि पोलिनियस और क्लॉडियस छिपकर हैमलेट और ओफिलिया की बातें सुनते हैं। हैमलेट ना, ओफिलिया आती है मिलने के लिए हैमलेट से, तो जो पोलिनियस है, जो क्लॉडियस है, ये दोनों छिपकर बातें करते हैं। आखिर वाकई में हैमलेट क्या वाकई में पागल है कि नहीं? तो हैमलेट और ओफिलिया बात करते सुनते हैं। तो हैमलेट को शक हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है, उसे पता चल जाता है कि कोई हमें देख रहा है। तो ओफिलिया को बुरी तरह वहाँ पे क्या बोलता है, बहुत बुरी तरह डांटता है, फटकारता है और कहता है गेट दी टू आर ननरी, जाओ साध्वी बन जाओ या फिर वैश्यालय चली जाओ। कुछ इस तरह का वर्ड वो यूज़ करता है गुस्से से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर माउस ट्रैप की बात करेंगे। माउस ट्रैप जैसे मैंने अभी बताया, प्ले विद इन प्ले में प्ले के अंदर उन्होंने एक प्ले खेला, उस प्ले का क्या नाम था जो प्ले के अंदर प्ले खेला? मर्डर ऑफ गुंजैगो, जिसे माउस ट्रैप भी कहा जाता है। माउस ट्रैप में इन्होंने क्या किया माउस ट्रैप में? तो द प्ले इज परफॉर्म्ड व्हेन द एक्टर किंग इज पॉइजन, क्लॉडियस राइजेज इन द गिल्ट एंड फियर, स्टॉपिंग द प्ले, हैमलेट इज नाउ कन्विंस्ड टू द घोस्ट ट्रूथ। माउस ट्रैप जब वो कहानी शुरू हो जाती है ना मर्डर ऑफ गुंजैगो में,
तो क्या होता है कि उसका जो प्ले शुरू होता है, मर्डर ऑफ गुंजैगो प्ले के अंदर जो प्ले था, वो जब प्ले शुरू होता है ना, जैसे ही प्ले में राजा को जहर दिया जाता है तो जो असली राजा है किंग क्लॉडियस, वो डर और गिल्ट से खड़ा हो जाता है और वहीं पे प्ले को रुकवा देता है। हैमलेट को यहाँ यकीन हो जाता है कि घोस्ट सच बोल रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो प्ले के अंदर जो प्ले खेला जाता मर्डर ऑफ गुंजैगो, तो गुंजैगो को सेम वैसे ही जैसे क्लॉडियस ने अपने भाई को जहर दिया था किंग हैमलेट को कान में डालकर, वैसे गुंजैगो को सेम वही चीज़ दिखाया जा रहा है इस प्ले में भी। गुंजैगो के कान में जैसे ही जहर डाला गया तो क्लॉडियस को अपना जो क्राइम है याद आ गया, उसको भी याद आ गया कि मैंने अपने भाई को कान में ऐसा किया, तो वही दिखाया जा रहा है। अब ये डर और गिल्ट से एकदम खड़ा हो जाता है और कहता बंद करो इसको, ये चीज़ें नहीं होंगी। मतलब उसको समझ में आ गया ना। और हैमलेट को यहीं पे यकीन हो जाता है कि जो घोस्ट मुझसे बोल रहा था वो एकदम सच बोल रहा था। ठीक है, समझ में आया? तो ये था माउस ट्रैप। अब बात करेंगे द प्रेयर सीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम पॉइंट लिए हैं। प्रेयर सीन में हैमलेट फाइंड क्लॉडियस प्रेइंग, ही हैज़ अ परफेक्ट चांस टू किल हिम बट डिले रीजनिंग दैट किलिंग अ प्रेइंग मैन सेंड्स हिम टू हेवन। फिर इसको एक और मौका मिलता है मारने का, अपने चाचा को मारने का मौका मिलता है। प्रेयर सीन में होता क्या है कि जो हैमलेट है वो क्लॉडियस को प्रार्थना करते हुए पाता, देखता है कि क्लॉडियस प्रार्थना कर रहा है ना, तो वो सोचता है कि मैं इसे आसानी से मार दूंगा। एक बार फिर मौका मिलता है हैमलेट को मारने का, किसे? क्लॉडियस को। देखता है कि क्लॉडियस क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है ना। क्लॉडियस प्रार्थना करता है तो वो सोचता है मैं आसानी से यहाँ पे मार सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मारने जाता है तो रुक जाता है। वहाँ पे वो क्या करता है? डिले कर देता है, रुक जाता है। ये सोचता है कि अगर मैं इस समय ये प्रेयर कर रहा है और इस समय अगर मैंने इसे मार दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि क्लॉडियस सीधा हेवन में चला जाए, स्वर्ग में चला जाए, जो सही बदला नहीं होगा। अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि अभी मार दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पाप मुझ पे लग जाए और ये चला जाए सीधा हेवन पे, क्योंकि ये प्रेयर कर रहा है। वहाँ पे भी इसने क्या किया? डिले कर दिया, नहीं मारा। चाहे वो तो मार दिया होता है, सब सोचने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद एक और सीन आती है क्लोजेट सीन। टर्निंग पॉइंट याद रखना, क्लोजेट सीन आता है। सारी सीन को भी मैंने इसमें लिया है, ठीक है। क्लोजेट सीन आता है। हैमलेट कन्फ्रंट्स गर्टरूड, पोलिनियस हाइडिंग बिहाइंड एन एरस मतलब होता है कर्टेन, क्राइज आउट थिंकिंग इट इज़ द किंग, हैमलेट स्टेप थ्रू द कर्टेन एंड किल्स। फिर क्या होता है यहाँ पे क्लोजेट सीन में? टर्निंग पॉइंट ये होता है कि हैमलेट अपनी माँ के कमरे में जाता है और उस पर गुस्सा करता है। मतलब गुस्सा तो करेगा, भाई इतनी जल्दी तुमने शादी क्यों कर ली? अभी फादर की डेथ हुए अभी 2 महीना नहीं हुआ था और तुमने मेरे चाचा से शादी कर लिया, तो जबकि तुमको पता है कि जबकि चाचा ने ही मेरे पापा को मारा है। ये सारा गुस्सा अपनी माँ पे निकालता है, ठीक है। तो जो पोलिनियस है ना, वो कर्टेन के पीछे खड़ा होके सुनता है कि हैमलेट चिल्ला रहा है, अपनी माँ से कैसे बातें कर रहा है, तो ये कर्टन के पीछे ऐसे खड़ा होकर सुनता है। इसे कहते हैं ईव्स ड्रॉपिंग। इसे क्या कहते हैं? ईव्स ड्रॉपिंग कहते हैं, कान लगा के सुनना। इसे क्या कहते हैं? ईव्स ड्रॉपिंग। स्पेलिंग सही लिख दूं ताकि आपको समझ में आए। इसे ही जो वो कर्टेन के पीछे खड़ा होकर सुन रहा है ना हैमलेट और हैमलेट की मदर की बातें, इसे कहते हैं ईव्स ड्रॉपिंग, ठीक है। ईव्स ड्रॉपिंग कहते हैं इसे। तो ईव्स ड्रॉपिंग सीन भी यही है, ये ध्यान रखना है। फिर क्या होता है, ये पर्दे के पीछे छिपा है और चिल्ला रहा है, तो हैमलेट को लगता है कि ये किंग क्लॉडियस पर्दे के पीछे सुन रहा है। हैमलेट को ऐसा फील होता है कि किंग क्लॉडियस पर्दे के पीछे है, ठीक है। हैमलेट को लगता है कि राजा है, तो वो पर्दे के आर पार तलवार घोंपकर पोलिनियस को मार देता है। सोचता है कि शायद किंग हैमलेट थिंकिंग इज द किंग हैमलेट स्टेप थ्रू द कर्टेन एंड किल्स। होता क्या है यहाँ पे, उसको लगता है कि राजा है, उसको लगता है कि किंग हैमलेट नहीं, किंग क्लॉडियस लगता है उसको कि यहाँ पे राजा है, किंग क्लॉडियस है पर्दे के पीछे। तो क्या करता है ना, अपने चाकू से क्या करता, मतलब सॉरी चाकू तो नहीं, तलवार घोंप कर आर पार, और वहाँ पे पोलिनियस रहता है, पोलिनियस की हत्या कर देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, पोलिनियस द घोस्ट अपीयर्स टू हैमलेट इनविजिबल टू गर्टरूड टू वेट हिज ऑलमोस्ट ब्लंटेड पर्पस। फिर क्या होता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पोलिनियस को मार देता है। एक सेकेंड, हाँ मैं पहले पूरा हटा दूँ। तो कर्टेन के पीछे पोलिनियस रहता है, पोलिनियस को आर पार करके तलवार से मार देता है। तभी घोस्ट वहाँ पे अपीयर होता है। गर्टरूड के जाने के बाद घोस्ट अपीयर होता है, बोलता है कि वेट टू हिज ऑलमोस्ट ब्लंटेड पर्पस, ठीक है।
कि ऑलमोस्ट ब्लंटेड पर्पस। तो ये एक ना किंग क्लॉडियस बोलता है, किंग क्लॉडियस मतलब घोस्ट की बात कर रहा है, ये घोस्ट बोलता है। तुरंत वहाँ पे उसके फादर का घोस्ट फिर से आता है और बोलता है कि ऑलमोस्ट ब्लंटेड पर्पस, कि तुम जो है मतलब तुम मार तो रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा मतलब भूत को ये महसूस होता है कि हैमलेट की जो इनएक्टिविटी है, मतलब बदला लेने की, बहुत ज़्यादा सोचने की, बहुत ज़्यादा सोच रहा है बदला लेने में, बहुत ज़्यादा इनएक्टिविटी दिखा रहा है, इनएक्शन दिखा रहा है, जिसके कारण ये डगमगा रहा है। ठीक है, डगमगा रहा मतलब अपने ये बदला ले नहीं पा रहा है, ये डगमगा रहा है, कभी कहीं तो कभी कहीं ये किसी को भी मार दे रहा है, जिसको मारना चाहिए उसको नहीं मार रहा है। तो कुछ इस तरह का ये घोस्ट कहता है, ये ध्यान रखना। एक्ट 4 में आ जाएंगे हम, मैडनेस एंड मैनिपुलेशन। एक्ट 4 में ये होता है कि हैमलेट सेंट अवे, क्लॉडियस सेंड्स हैमलेट टू इंग्लैंड विद रोजेनक्रेंज एंड गिलिस्टन कैरिंग सीक्रेट लेटर्स ऑर्डरिंग हैमलेट एग्जीक्यूशन। फिर क्या होता है, जो किंग क्लॉडियस है उसको लगता है कि हैमलेट का पागलपन ठीक नहीं हो रहा है, इसे क्यों ना भेज दिया जाए बाहर। तो हैमलेट को ये बाहर सोचता है कि भेज दिया जाए ताकि वहीं पे मरवा दिया जाए हैमलेट को। तो क्लॉडियस डर जाता है कि हैमलेट को इंग्लैंड भेज देता है डर के मारे। ठीक है, डर भी जाता है और इसलिए वो हैमलेट को इंग्लैंड भेजना चाहता है। किसके साथ? रोजेनक्रेंज एंड गिलिस्टन के साथ भेजा जाता है, जिनके पास एक सीक्रेट लेटर भी है जिसमें हैमलेट को मरवाने का आदेश है। ठीक है, हैमलेट को भेजा जाता है रोजेनक्रेंज एंड गिलिस्टन के साथ भेज दिया जाता है। कहाँ पे? इंग्लैंड भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉडियस जो है वो डर जाता है हैमलेट से, उसको थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है। और यहाँ पे वो भेजता भी है ना, तो एक लेटर रहता है, लेटर में ये लिखा रहता है कि हैमलेट को मारने के लिए, कि हैमलेट को मारना है। उसके बाद ओफिलिया का मैडनेस दिखेगा। ओवरवेल्म्ड बाय हर फादर डेथ एट द हैंड्स ऑफ हर लवर, ओफिलिया गोज मैड सिंगिंग सॉन्ग्स अबाउट डेथ एंड बिट्रेयल, सी इवेंचुअली ड्राउन्स, रूल्ड एज डाउटफुल सुसाइड। अब यहाँ पे क्या हुआ, ओफिलिया का पागलपन, अपने प्रेमी हैमलेट, ठीक है, अपने बिलवेड हैमलेट के हाथों अपने ही पिता की मौत से ओफिलिया सदमे में चली जाती है कि मेरे फादर की डेथ किसने किया है? मेरा ही प्रेमी हैमलेट ने। और जब ये सुनती है कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, किसने किया है, तो ये सब सुन के ये सदमे में चली जाती है। कौन? ओफिलिया। और वो पागल हो जाती है, अजीब गाने गाती है। ठीक है, पागल हो जाती है और अजीब सा गाना गाती है और लास्ट में ये डूब कर मर जाती है ओफिलिया। ठीक है, तो ये जो डाउटफुल सुसाइड है इसका मतलब लास्ट में डूब कर मर जाती है। अब ये सब सुन के कि फादर की हत्या हो गई, किसने किया? पोलुनियस की हत्या, मेरे पिताजी की हत्या हो गए। तो बेटी का तो ये हाल होता है, बेटी तो मर जाती है। अब बेटे का क्या हाल होता है? लियर्टीज रिटर्न, लियर्टीज को पता चल जाता है कि मेरे फादर की डेथ किसने किया, मतलब मेरे फादर की जो मर्डर है वो किसने किया है? हैमलेट ने किया है। तो ये वापस आता है, पोलुनियस का बेटा लियर्टीज, ये कहाँ से वापस आता है? फ्रांस से। ये फ्रांस से वापस आता है और पिता का मौत का बदला मांगता है कि मैं लूँगा अपने फादर की मौत का बदला। तो ये किससे मिलता है? डायरेक्ट क्लॉडियस से, कि दोनों लोग मिल के हैमलेट से बदला लिया जाएगा। तो क्लॉडियस बड़े चालाकी से इसका गुस्सा हैमलेट की तरफ मोड़ देता है। क्लॉडियस बोलता है, मैनिपुलेट कर देता है लियर्टीज को, डायरेक्टिंग हिज रेस टुवर्ड्स हैमलेट, कि तुम्हारे पिता को मारने वाला हैमलेट है। बहुत ही मैनिपुलेटिव वे में ये लियर्टीज को भड़का देता है। ठीक है, और लियर्टीज एकदम गुस्से में पागल हो जाता है कि मुझे हर हाल में अपने पिता का बदला लेना है। मुझे ये सोचता नहीं है हैमलेट की तरह, ये बदला लेना चाहता है। फिर क्या होता है कि द स्केप हैमलेट डिस्कवर द डेथ वारंट, री राइट्स इट टू हैव रोजेनक्रेंज एंड गिलिस्टन किल्ड इंस्टीड द स्केप बैक डेनमार्क via पायरेट्स। होता क्या है फिर? बचना। अब यहाँ पे क्या चीज़ें हो गई कि हैमलेट, अब हैमलेट को जो इंग्लैंड भेजा गया था किसके साथ? रोजेनक्रेंज एंड गिलिस्टन के साथ, है ना। और एक साथ में एक लेटर भी दिया गया था, उस लेटर में लिखा था कि हैमलेट को मरवाना है। अब जब वापसी होता ये है कि हैमलेट को इंग्लैंड ले जाने वाले जहाज़ पर पता चलता है, जब ये लोग जाते हैं ना जिस जहाज़ पर, तो हैमलेट को वहाँ पे पता चलता है कि उसे मारने की साजिश रची जा रही है। उसे लगता है कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही है। तो वो क्या करता है, लेटर को हेरा फेरी कर, यानी कि लेटर बदल देता है। यानी कि लेटर पे अब क्या लिख देता है? रोजेनक्रेंज एंड गिलिस्टन की हत्या, है ना। मतलब लेटर को बदल देता है जिससे अब रोजेनक्रेंज और गिलिस्टन मारे जाएंगे। तो जो समुद्री लुटेरे होते हैं, पायरेट्स होते हैं, जो समुद्री लुटेरे की मदद से वो वापस डेनमार्क वापस आ जाता है। तो ऐसे हैमलेट क्या होता है? एस्केप हो जाता है, बच जाता है। फिर आ जाएंगे एक्ट 5 में। एक्ट 5 में कैटेस्ट्रॉफ, ये चीज़ें ध्यान रखना, कैटेस्ट्रॉफ होता है, महाविनाश होता है। तो जब ट्रेजेडी का जो अंत होगा ना, उसे क्या बोलेंगे? ट्रेजेडी के अंत को कैटेस्ट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, तो द ग्रेवयार्ड सीन, ये भी ध्यान रखना, ग्रेवयार्ड सीन भी आता है हैमलेट में। हैमलेट
philosophize Hamlet philosophizes on morality. Alas, poor Yorick, with Horatio, he interrupts Ophelia's funeral and fights Laertes in her grave, declaring he loved her more than 40,000 brothers. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जितने भी इसमें की वर्ड आ रहे हैं, मतलब की कोट आ रहे हैं. फिर होता क्या है, ग्रेवयार्ड सीन दिखाया जाता है. ग्रेवयार्ड सीन मतलब कब्रिस्तान की सीन दिखाया जाता है. हैमलेट एक खोपड़ी हाथ में लेकर, मतलब हैमलेट कब्रिस्तान की तरफ आता है, तो हैमलेट एक खोपड़ी हाथ में लेकर डेथ के बारे में, यानी कि लाइफ और डेथ के बारे में बात करता है. ठीक है, एक स्कल लेकर. ठीक है, और वहाँ पे वो बात करता है लाइफ एंड डेथ के बारे में. क्या बोलता है, अलास पुअर योरिक, उस खोपड़ी उस स्कल को हाथ में लेकर यही बोलता है, लास पुअर योरिक. तभी ओफिलिया का अंतिम संस्कार वहाँ होता है जहाँ पे हैमलेट रहता है, वहीं पे ओफिलिया का भी अंतिम संस्कार होता है. हैमलेट और लियर्टीज ओफिलिया की कब्र में कूद कर लड़ने लग जाते हैं. हैमलेट जैसे ही लियर्टीज हैमलेट को देखता है तो भाई वो पहले से मतलब भरा पड़ा है, क्लॉडियस ने भर दिया था. तो जैसे ही हैमलेट को वो देखता है वो उस पर अटैक कर देता है, दोनों लड़ने भिड़ जाते हैं. तो हैमलेट यहाँ पे कहता है कि वो ओफिलिया को 40,000 भाइयों से भी ज़्यादा प्यार करता था. समझ में आया, यहाँ पे हैमलेट बोलता है मोर देन 40,000 ब्रदर्स. जब दोनों में हाथापाई हो जाती है लियर्टीज और किसमें, हैमलेट में, तो लियर्टीज बोलता है भाई तुम्हारी वजह से मेरे पापा की डेथ हुई, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की डेथ हो गई. तो वहाँ पे ये बोलता है हैमलेट मोर देन 40,000 ब्रदर्स. ठीक है, मैं ओफिलिया को 40,000 भाइयों से भी ज़्यादा प्यार करता था. उसके बाद डुअल होता है. क्लॉडियस अरेंजेस अ फेंसिंग मैच. ही पॉइजन्स लियर्टीज शोर्ड टिप एंड अ कप ऑफ वाइन. फिर क्या होता है कि चलो डुअल हो जाए, लड़ाई कर लिया जाए अच्छे से, लियर्टीज और हैमलेट. तो क्लॉडियस ना क्या करता है, यहाँ पे जो क्लॉडियस है वो तलवारबाजी का एक मैच रखवाता है, एक फेंसिंग मैच रखवाता है तलवारबाजी का. तो उसने लियर्टीज की तलवार की नोक पर जहर लगवा दिया था और एक प्याले में जहरीली शराब भी रख दी थी. समझ में आया, ये क्लॉडियस रखता है, एक तलवारबाजी का एक मैच रखवाता है कि कहीं ना कहीं हैमलेट भी उसमें खेलेगा और लियर्टीज. जब दोनों भिड़ेंगे ना तो हैमलेट के तलवार की नोक पर इसने जहर लगवा दिया था कि जैसे ही वो तलवार हैमलेट के अगर बॉडी पे कहीं पे भी टच होगी तो वो मर जाएगा. मतलब कहीं ना कहीं हैमलेट को मारने की एक चाल थी. ठीक है, और साथ में क्या था, एक प्याले में जहरीली शराब भी रख दी जाती है कि बाय द वे थक हार के जब हैमलेट आएगा तो उसको पिलाया जाएगा, कोई भी उसको पिला देगा, इवन उसकी माँ भी पिला देगी तो वो पी लेगा. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हैमलेट को मारने की जालसाजी थी, किसकी, क्लॉडियस एंड लियर्टीज की. तो ये ध्यान रखना है. फिर क्या होता है, डेथ. यहाँ पे डेथ की सीन आता है, मौत का तांडव होता है. गर्ट्रूड ड्रिंक्स द पॉइजन वाइन बाय मिस्टेक एंड डाइज. अब जो वो जहर का प्याला वहाँ पे रखा था ना, तो जो गर्ट्रूड थी, जो रानी थी, वो गलती से जहरीली शराब पी लेती है और मर जाती है. ठीक है, जो हैमलेट की मदर होती है वो गलती से वो जहरीली शराब उठा लेती है, उसको लगता है पानी होनी है तो वो पी लेती है. लेकिन वो मतलब वाइन ही समझ के पी, लेकिन वो पॉइजन्ड वाइन थी, है ना, उसमें जहर डाला हुआ था. तो वो जहरीली शराब को पी लेती है और बेचारी मर जाती है. फिर क्या होता है, लियर्टीज वोन्स हैमलेट विद द पॉइजन ब्लेड. लियर्टीज जो अब अपनी जहरीली तलवार से हैमलेट को घायल कर देता है. अब उसमें जहर लगा हुआ था, तलवार में भी जहर लगा हुआ था, तो क्या करता है, उससे घायल कर देता है, किसे, हैमलेट को. फिर क्या होता है, इन अ स्कफल शॉट्स आर एक्सचेंज. हैमलेट वुंड्स लियर्टीज विद द पॉइजन ब्लेड. फिर क्या होता है कि हाथापाई में तलवारें बदल जाती हैं, हाथापाई दोनों की होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, जो तलवारें हैं, जो शॉट्स हैं, वो बदल जाती हैं. यानी कि हैमलेट उसी जहरीली, अब जब तलवार बदल गई तो जहरीली जो तलवार थी वो हैमलेट के पास आ गई और हैमलेट की जो तलवार थी वो लियर्टीज के पास चली गई. तो फिर क्या होता है, हैमलेट उसी जहरीली तलवार से लियर्टीज को घायल कर देता है. फिर क्या होता है, लियर्टीज रिवील्स द प्लॉट. हैमलेट स्टैप्स क्लॉडियस एंड फोर्स हिम टू ड्रिंक द पॉइजन. फिर क्या होता है, लियर्टीज भाई जब लियर्टीज को ये मार देता है तो लियर्टीज मरता हुआ लियर्टीज राजा की सारी साजिश बता देता है. लियर्टीज यहाँ पे क्या करता है, सारे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग सब कुछ मर रहा है. ठीक है, लियर्टीज मर रहा है. जितनी भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग किए थे लियर्टीज और क्लॉडियस ने मिलकर, वो सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बता देता है हैमलेट को लास्ट में. ठीक है, हैमलेट क्लॉडियस को तलवार मारता है और उसे बचा हुआ जहर पीने पर मजबूर करता है. हैमलेट भी क्लॉडियस को स्टैब कर देता है तलवार से, और जो बचा हुआ जहर था जो गर्ट्रूड ने पी लिया था गलती से, वो इसे पीने के लिए कहता है कि तू पी. अब लास्ट में क्या होता है, हैमलेट डाइज आस्किंग होरेशियो टू टेल हिज स्टोरी. लास्ट में ये होता है
मतलब क्लॉडियस पी लेता है, मर जाता है, ठीक है, राजा मर जाता है। लास्ट में ये होता है कि हैमलेट अपने दोस्त होरेशियो को अपनी कहानी दुनिया को सुनाने का काम सौंप कर मर जाता है कि भाई तुम मेरी कहानी सुनाना। फिर क्या होता है, यहाँ पे हैमलेट की भी डेथ हो जाती है। 14 ब्रास द नॉर्जियन प्रिंस ऑफ 14 ब्रास अराइव्स क्लेम द थ्रोन एंड ऑर्डर्स अ मिलिट्री फ्यूनरल फॉर हैमलेट। लास्ट में 14 ब्रास आता है, ये नॉर्वे का राजकुमार है, नॉर्वे का राजकुमार 14 ब्रास आता है लास्ट में, और ये डेनमार्क की गद्दी यही संभालता है, ठीक है, लास्ट में। और हैमलेट को एक सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने की आदेश देता है। तो ये थी भाई कहानी, ठीक है, समझ में आया? सारी कहानी यहाँ पे मैंने बताया, सारे सीन्स को याद रखना बच्चे, सारी यहाँ पे कवर कर दिया है मैंने। ये थी कहानी, ओके। अब हम देख लेते हैं कुछ 15 वन लाइनर हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 15 वन लाइनर जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इसी प्ले से रिलेटेड 15 वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जब हैमलेट मरता है ना लास्ट में, तो लास्ट में बोलता क्या है, ठीक है, वो हम कोर्ट में देख लेंगे। खैर यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, लास्ट में जब हैमलेट की डेथ हो जाती है ना, जब लास्ट में कहता है होरेशियो की बाहों में रहता है, होरेशियो से कहता है कि तुम मेरी अपनी कहानी बताना, द रेस्ट इज साइलेंस, है ना, ये सब लास्ट की लाइनें हैं, ठीक है। अब हम कुछ 15 वन लाइनर देख लेते हैं जल्दी से, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये भी भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ 15 वन लाइनर है। पहला याद रखना, टू बी और नॉट टू बी, ये एक सॉलिलोकी है जो आपके हैमलेट में ही मिलती है, एक्ट 3rd सीन 1st में मिलती है, ठीक है। ये हैमलेट का ही, मतलब हैमलेट ही बोलता है, जो ट्रेजिक हीरो है हैमलेट वही बोलता है, उसी की सॉलिलोकी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी हम देख लेंगे, जिसका मतलब होता है जिए या मर जाए। ये हैमलेट का सबसे फेमस सॉलिलोकी है जो एक्ट 3rd सीन 1st में आता है, ठीक है। इसमें हैमलेट सोचता है कि सुसाइड करके मुसीबतों से भाग जाना बेहतर है या जिंदा रहकर उनका सामना करना। ये लाइन है, ये एक्चुअल मतलब यही है इस लाइन का। सॉलिलोकी का मतलब होता है जब कोई कैरेक्टर स्टेज पर अकेला होता है और अपने मन की बात वो लाउड वे में बोलता है, लाउड जोर से बोलता है। आगे चलेंगे, द प्ले विद इन द प्ले इज टाइटल। प्ले के अंदर जो प्ले हुआ था उसका टाइटल क्या था, द मर्डर ऑफ गुंजैगो। और हैमलेट इसे क्या कहता है, हैमलेट इसे द माउस ट्रैप कहता है। इसी प्ले को, जो प्ले के अंदर जो हुआ था ना, अभी हमने जो प्ले पढ़ा है उसका ये 15 वन लाइनर है जो आपको वहाँ से निकाला गया, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ से निकाली गई हैं जो आपको याद रखनी है। तो जो प्ले के अंदर जो प्ले हुआ था उसका नाम क्या था, द मर्डर ऑफ गुंजैगो। और हैमलेट इसी प्ले को क्या कहता है, द माउस ट्रैप कहता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका असली नाम था द मर्डर ऑफ गुंजैगो और हैमलेट इसे मजाक में माउस ट्रैप कहता है। क्यों? क्योंकि वह इस प्ले के ज़रिए, द मर्डर ऑफ गुंजैगो के ज़रिए, वो किंग क्लॉडियस को वो चूहा कह रहा है और किंग क्लॉडियस को वो जाल में फंसाना, उसके जुर्म साबित करना चाहता है, जिस तरह चूहे को फंसाया जाता है। देयर आर 7 सॉलिलोकीज स्पोकन बाय हैमलेट इन द प्ले। तो इस प्ले में 7 सॉलिलोकीज ऐसे हैं जो हैमलेट ने बोले हैं। हैमलेट ने कुल कितने सॉलिलोकीज बोले हैं, तो 7, ये याद रखना। ये जो संख्या है अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और ये सभी सॉलिलोकीज हैमलेट से ज़्यादा सोचने की, ओवर थिंकिंग वाली हैं। ओवर थिंकिंग है, उसके जो मानसिक उथल पुथल है वो दिखाती हैं। इसमें एक्शन ज़्यादा नहीं है। इनकी जो भी हैमलेट की जो भी 7 सॉलिलोकीज है, इसमें कहीं एक्शन की बातें नहीं है, सोचना, मतलब हैमलेट ज़्यादा सोचने, ओवर थिंकिंग, ये दिखाया गया है। T.S. Eliot called Hamlet an artistic failure because the emotion exceeded the fact lack of objective correlative। तो ये ध्यान रखना है, जो T.S. Eliot हैं, ये फेमस मॉडर्न क्रिटिक हैं T.S. Eliot, इन्होंने हैमलेट प्ले को ना आर्टिस्टिक फेल्योर कहा है। क्यों कहा है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एलियट का मानना था कि शेक्सपियर इस प्ले में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं बना पाए, यानी हैमलेट का पागलपन और गुस्सा उसकी माँ के क्राइम के मुकाबले बहुत ज़्यादा दिखाया गया है ना, जिससे कोई ठोस कारण स्पष्ट नहीं होता, है ना, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं दिखाया है। जैसे इसमें बताया, इनका कहना है ना, जो तालमेल, यानी कि जो एक्सप्रेशन था, जो सिचुएशन थी, उसका सही तालमेल नहीं बना पाए हैं शेक्सपियर। जैसे उसमें मर्डर हुआ, फिर माँ ने दूसरी शादी कर ली, तो ये कुछ उन्होंने सही से एक्सप्रेस नहीं किया है कि कैसे दिखाया जाए, ऑडियंस को समझा सकें क्या सिचुएशन रही होगी, तो ये सही तालमेल उन्होंने नहीं बैठाया। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वही चीज़ें होती हैं, जैसे कोई इमोशन है, हमें इमोशन को बताना है तो उसको मुंह से ना बताएं, शब्दों से ना बताएं, बल्कि एक्ट करके कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट या कुछ ऐसे सिचुएशन सामने रख दें
जिससे ऑडियंस को समझ में आ जाए कि हाँ हम किस मनोदशा में हैं या हमारी क्या सिचुएशन है, लेकिन हम उसे शब्दों में ना बताएं। तो ये टी.एस. इलियट को नहीं लगा था हैमलेट में, इसलिए हैमलेट को उन्होंने आर्टिस्टिक फेल्योर कहा था। जैसे मैं गुस्सा हूँ और मैं आपको बनना बताऊँ कि मैं गुस्सा हूँ, मैं ऐसे कुछ सिचुएशन सामने रख दूँ आपके, या फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट रखूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा हाँ मैम गुस्सा है, ये होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है। ए.सी. ब्रैडले is the most famous critic for his character based analysis in Shakespearean tragedy 1904। तो ये ध्यान रखना है कि जो ए.सी. ब्रैडले हैं इन्होंने क्या लिखा है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ये ध्यान रखना, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखा है, ए.सी. ब्रैडले ने। कब लिखा है, 1904 में लिखा है। और ये शेक्सपियर के सबसे फेमस क्रिटिक माने जाते हैं ए.सी. ब्रैडले। इनकी बुक है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो 1904 में आई है, जो बहुत फेमस है। और ये मानते हैं, मतलब ए.सी. ब्रैडले मानते थे कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ये मानते थे, इनका मानना ये था कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ठीक है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, ये ध्यान रखना है। यानी कि कैरेक्टर का स्वभाव ही उसकी नियति है, यानी हैमलेट के साथ जो हुआ वो उसकी अपनी कमियों की वजह से हुआ था, ये इनका मानना था, इसमें इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ओफिलिया डाइज बाय ड्राउनिंग इन अ ब्रूक। तो ये भी ध्यान रखना, ओफिलिया की मौत एक झरने या नाले में डूबने से होती है। ब्रूक याद रखना, यहाँ पे कहाँ पे, एक झरने या नाले से डूबने से होती है। मतलब वो पागलपन की हालात में फूलों की माला बना रही थी। ठीक है, जो ओफिलिया है वो जब पागलपन मतलब मैडनेस हो गई थी, मैड हो गई थी, तो उस समय वो क्या कर रही थी, फूलों की माला बना रही थी, तभी पानी में वो गिर गई एंड डूब गई। तो ये याद रखना है। द नेम ऑफ द जेस्टर हुज स्कल हैमलेट होल्ड्स इज योरिक। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी जो ग्रेवयार्ड सीन हमने पढ़ा भी ना, ग्रेवयार्ड सीन, तो ग्रेवयार्ड वाले सीन में हैमलेट जिस स्कल को हाथ में लिया रहता है ना, हाथ में पकड़ता है, जहाँ पे वो बोलता है पुअर योरिक, है ना, वो राजा के पुराने जेस्टर या पुराने क्राउन का योरिक था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ग्रेवयार्ड सीन में हैमलेट जिस स्कल को हाथ में पकड़ता है और बोलता है ना कि ओ पुअर योरिक बोलता है ना, तो वो स्कल किसका रहता है, वो याद रखना, वो राजा के पुराने कोई जेस्टर थे, पुराने कोई क्लाउन थे, योरिक की थी। उसको स्कल जो मतलब जिसकी स्कल थी ना, जिसकी खोपड़ी थी, उसका नाम था योरिक। और ये योरिक कौन था, वो राजा का कोई पुराना जेस्टर था, क्लाउन था, ये ध्यान रखना। द फ्रेज फ्रेलिटी दाई नेम इज विमेन इज स्पोकन बाय हैमलेट इन हिज फर्स्ट फोलियो। क्या है, फर्स्ट सोलिलो की है, फोलियो। ठीक है, तो जो ये जो बोलता है ना, फ्रेलिटी दाई नेम इज विमेन, ये हैमलेट के द्वारा बोली जाती है। कमजोरी तेरा ही नाम औरत है, ये जो सेंटेंस है ये हैमलेट अपनी पहली सोलिलो को, मतलब अपनी पहली सोलिलो की में बोलता है, फर्स्ट सोलिलो की में यही बोलता है, फ्रेलिटी दाई नेम इज विमेन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो अपनी माँ गर्ट्रूड पर गुस्सा है, क्योंकि पिता के मौत के 1 महीने के अंदर ही उसने दूसरी शादी कर ली, वो भी किससे, अब उसके चाचा से ही कर ली। उसे लगता है औरतें इमोशनली रूप से कैसी होती हैं, कमज़ोर होती हैं, खुद को संभाल नहीं पाती हैं, उनको संभालने के लिए किसी का कंधा ज़रूरत है ना। क्लॉडियस इज कंपेयर्ड टू अ शाटा वाइल किंग हैमलेट इज कंपेयर्ड टू हाइपीरियन। तो क्लॉडियस की कंपेयर, ये ध्यान रखना, हैमलेट अपने पिता किंग हैमलेट की तुलना किससे करते हैं, हाइपीरियन से करता है। हाइपीरियन मतलब होता है सूर्य देवता। क्या होता है, सूर्य देवता, सूर्य देवता, ये ध्यान रखना है। तो हैमलेट यहाँ पे अपने फादर की जो तुलना है, यानी कि किंग हैमलेट की जो तुलना है वो किससे करता है, हाइपीरियन से करता है। और अपने जो चाचा हैं क्लॉडियस की तुलना वो किससे करता है, वो शैटर से करता है। शैटर मतलब क्या होता है, इसको शैटा पढ़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन शैटर इसका मतलब होता है आधा इंसान। इसका मतलब क्या होता है, आधा इंसान, आधा बकरी। हिंदी में लिखना ज़रूरी ना, ताकि आपको समझ में आए ये वर्ड क्या है। ठीक है, बकरी, ये रा है, ठीक है, बकरी इससे करता है। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द घोस्ट अपीयर 3 times इन द प्ले, ट्वाइस ऑन बैटलमेंट्स, वंस इन द क्लोजेट। तो यहाँ पे जो घोस्ट है वो 3 times अपीयर होता है प्ले। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि 3 times है कि 4 times है। यहाँ पे 3 times दिया है, लेकिन कहीं कहीं माना जाता है 4 times। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि कितने टाइम्स घोस्ट अपीयर होता है, तो 4 टाइम याद रखना बच्चे।
यहाँ पे मैं 4 टाइम को ही कहूँगी, ठीक है, 3 टाइम को नहीं कहेंगे, 4 टाइम को याद रखना, ठीक है। जो घोस्ट है वो 4 टाइम अपीयर होता है, 4 टाइम्स अपीयर होता है घोस्ट, 4 टाइम पूरे प्ले में, थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले में घोस्ट जो है वो 4 टाइम आता है। पहले में ध्यान रखना, पहले एक्ट 1 सीन फर्स्ट में आता है, ठीक है, यानी कि ट्वाइस ऑन द बैटलमेंट्स। जब शुरुआत में कहानी स्टार्ट होती है तो एक्ट 1 सीन फर्स्ट में पहला आता है, बाद में फिर एक्ट 1 सीन फोर्थ में भी आता है। ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, स्पेस नहीं है, आप लोग लिख लेना, मैं बता रही हूँ। तो एक्ट 1 सीन फर्स्ट में आता है शुरुआत में, फिर उसी में ही उसी एक्ट और सीन, जब सीन 4 बदलता है ना तो वहाँ पे भी आता है एक्ट 1 सीन 4 में, एंड 5th में भी आता है। 1 मिनट में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक्ट 1 एंड सीन 4, नहीं, एक्ट 1 सीन फर्स्ट, सबसे पहले एक्ट 1 सीन फर्स्ट में आता है। उसके बाद आप देखोगे तो एक्ट 1 ही चल रहा है, एक्ट 1 ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सीन बदल गया, सीन 4 में आता है, फिर सीन 5 में भी आता है, ये भी ध्यान रखना, सीन 4 एंड 5 दोनों में आता है। उसके बाद आपका लास्ट जो रहेगा वो कब आता है, क्लोजेट वाले सीन में आता है, यानी कि आप बोल सकते हो एक्ट थर्ड सीन 4 में आता है। तो टोटल कितना हो गया, 1, यहाँ पे 2 बार आ गया तो 3 हो गया, 4 हो गया, 4 टाइम याद रखना है, ठीक है, 4 टाइम्स घोस्ट आता है। अब बात करेंगे आगे की हम, और ये भी याद रखना, सबसे पहले घोस्ट को कौन देखते हैं, तो 2 सोल्जर्स देखते हैं, बर्नार्डो एंड मार्सलिस। बाद में हैमलेट का फ्रेंड आता है, होरेशियो भी देखता है, उसके बाद होरेशियो हैमलेट को लेके आता है। ये कुछ ज़्यादा मैं इस पर ध्यान इसलिए बोल रही हूँ कि ये ध्यान रखना है, ये चीज़ें थोड़े ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। अब बात हम करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे, द रेस्ट इज साइलेंस और हैमलेट लास्ट वर्ड। तो हैमलेट का लास्ट वर्ड क्या था, वो द रेस्ट इज साइलेंस था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइम याद रखना। पहली बार जब वो आता ना एक्ट 1 सीन फर्स्ट में, तो किले की दीवार पर बैटलमेंट्स जब पहरेदारों को दिखता है, फिर उसी समय एक्ट 1 ही चल रहा है, फिर से आता है वो सीन 4 एंड सीन 5 में आता है, 2 बार आता है उसी समय, बात करने के लिए, किससे, हैमलेट से ही बात करने के लिए, किले की दीवार पे ही आता है। एंड 3rd टाइम जो आता है वो क्लोजेट सीन में आता है, यानी कि गर्ट्रूड के कमरे में हैमलेट को उसका मकसद याद दिलाने के लिए आता है। तो ये ध्यान रखना, द रेस्ट इज साइलेंट ये हैमलेट का लास्ट वर्ड है, ठीक है। द रेस्ट इज साइलेंट जो है ये हैमलेट का लास्ट वर्ड है, ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि जब हैमलेट मरते समय आखिरी शब्द क्या बोला था, द रेस्ट इज साइलेंस, ये बोला था, यानी कि बाकी सब खामोशी है। और इसके बाद हैमलेट मर जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि डेथ ही अंतिम शांति है, मौत ही अंतिम शांति है, ये बोला, ये था मतलब। पोलिनियस गिव्स द फेमस एडवाइस नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। ये पोलिनियस बोलता है कि नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ना उधार लो ना उधार दो। ये काफ़ी फेमस प्रोवर्ब बन गया। वो कहता है उधार देने से पैसा और दोस्त दोनों चले जाते हैं। और ये किसे समझा रहा है, अपने बेटे लियर्टिस को। जब लियर्टिस फ्रांस जा रहा होता है उस समय ये समझा रहा होता है अपने बेटे को। द प्ले यूजेस ब्लैंक वर्ड्स। ये जो प्ले है ना, ये जो प्ले है ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। आयम्बिक पेंटामीटर फॉर नोबल कैरेक्टर एंड प्रोज फॉर कॉमनर्स आर मैडनेस सीन। ध्यान रखना, प्ले में राजा रानी और रईसों के लिए ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया हुआ है, जबकि आम लोगों और पागलपन के लिए क्या यूज़ किया गया है, प्रोज यूज़ किया गया है। प्रोज का यूज़ शेक्सपियर ने किया है। बाकी राजा रानी के लिए यानी कि नोबल कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है पोइट्री में। और जो कॉमनर्स हैं, जो मैडनेस सीन वगैरह है, वो उन्होंने प्रोज वे में लिखा है। तो ये ध्यान रखना है। फोर्टिनब्रास गिव द फाइनल स्पीच ऑफ द प्ले। तो लास्ट यानी कि प्ले का जो लास्ट स्पीच है वो नॉर्वे के राजकुमार फोर्टिनब्रास देता है। वो आदेश देता है कि हैमलेट को एक सैनिक की तरह सम्मानजनक अंतिम विदाई दी जाए। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना वहाँ पे, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि हैमलेट किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। तो हैमलेट हो गया एंड होरेशियो, दोनों को याद रखना। होरेशियो इसका कॉन्फिडेंट है, यानी कि इसका सबसे सच्चा वाला दोस्त है। तो हैमलेट हो गया और होरेशियो, ये दोनों किस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, तो ये ध्यान रखना, ये लोग ना विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में जर्मनी में पढ़ता है, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की थी। कहाँ पे, विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी, ठीक है।
विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की थी, जो कहाँ पड़ता है, जर्मनी में। ये ध्यान रखना बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, बार बार आता है ये, मतलब बार बार प्रैक्टिस में भी आती है चीज़ें और पूछ भी लिया, हो सकता है एग्जामिनर को आ जाए तो पूछ लेगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा सारा। मैं ये सोच रही हूँ ना कि एक ही वीडियो में हम पहले पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जब एक वीडियो में एक प्ले से उनके जो प्लेज हैं, उनके जो कैरेक्टर हैं, उनके जो थीम वगैरह हैं, उनके जो प्लेस की थ्योरी है, उनके उस प्लेस से जो थ्योरी है, उस प्लेस से जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, उस प्लेस से जो भी कोटेशन है, की कोड्स है, एक ही वीडियो में अगर हम कंप्लीट कर देंगे तो हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। 3 महीना 4 महीना टाइम है, कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ राइटर ही कंप्लीट करना है, राइटर भी कंप्लीट करना है, उनके वर्क भी कंप्लीट करने हैं राइटर के, एंड फिर आपको लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स, ये सब कंप्लीट करना है। ग्रामर का आपका, अभी मैं आज ग्रामर का भी दूंगी आपको, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किसने हु सेड व्हाट, किसने किससे क्या कहा, हु सेड व्हाट, किसने क्या कहा। ये अक्सर टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, तो हम देखते हैं किसने क्या कहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये इरादा है ना कि मैं एक वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कवर करवा दूँ, थ्योरी भी कवर करवा दूँ, जो उस थ्योरी यानी कि उस प्ले से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारा कवर करवा दूँ एक ही वीडियो में। ये मेरा इंटेंशन है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो ऐसे ऐसे करके चलेंगे। क्या सही है, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि इस तरह सही है, और यही सही तरीका भी है। अगर इसी तरह चलेंगे तभी जल्दी जल्दी हो पाएगा। एक वीडियो में भले ही थोड़ा 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, बस क्या करना आपने, फास्ट फॉरवर्ड में करके देख लेना भाई। और नोट्स का पूछ रहे थे ना आप लोग, ये जो पढ़ा रही हो ना, बस इसको आप लोग लिखते जाइए। ये जो पीडीएफ का चक्कर मत पालिए, और अगर पीडीएफ भी मांग रहे हो तो पीडीएफ को लेके पढ़िए मत, पीडीएफ को लेके अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। मैं प्रेफर करूँगी अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि जो चीज़ आप लिख के पढ़ते हो ना, वो ज़्यादा दिमाग में बैठती है। एक तो आप लिख रहे हो, दूसरा आप उसको पढ़ रहे हो, तो वो ज़्यादा दिमाग में चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए खुद भी कुछ मेहनत करिए, लिखने का भी मेहनत करिए, नोट्स बनाने के, ठीक है। और वीडियो देखते समय जा रहे हो तो देखते देखते आप नोट्स बना सकते हो। और पीडीएफ के थ्रू बनाओगे तो पीडीएफ लेके बनाओ, लेकिन बनाओ ज़रूर, पीडीएफ के थ्रू मत पढ़ो, ठीक है। चलिए, अब किसने क्या कहा वो हम देख लेते हैं। मतलब किसने क्या कहा, अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। एक वीडियो में सब कुछ कवर करते चलेंगे, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम प्रैक्टिस में सब कुछ ले लेंगे, जो छूटे उठेगा वो भी देख लेंगे। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, ये कहता कौन है, ये आपके हैमलेट कहते हैं। ये हैमलेट का असाइड है, ठीक है। यानी कि रिश्ते में तुम ये किसको कहता है, अपने चाचा को कहता है, क्लॉडियस को, कि रिश्ते में तुम तो मेरे अपने चाचा हो और पिता हो गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अपनेपन वाली कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मतलब तुम्हारे अंदर अपनेपन वाली कोई दया नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये हैमलेट बोलता है, और हैमलेट का ये क्या है, असाइड है। यानी कि असाइड मतलब हैमलेट मन में बोलता है, दूसरों को सुनाई नहीं देता है। ये वो बात मन में बोलता है, लेकिन ऑडियंस को सुनाई देता है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, कंटेक्स्ट हिज वेरी फर्स्ट वर्ड्स इन द प्ले रेफरिंग टू क्लॉडियस एक्ट फर्स्ट सीन 2। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है ना, ये इसका फर्स्ट वर्ड है इस प्ले में। इस प्ले में हैमलेट का ये पहला डायलॉग होता है, वो अपने क्लॉडियस, अपने चाचा के लिए ये बात कहता है एक्ट 1 सीन 2 में। दूसरा याद रखना, ओ व्हाट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट। तो ये भी कौन कहता है, ये भी स्पीकर कौन है, हैमलेट ही कहता है, ठीक है। मैंने कहा ना 1506 अप्रॉक्स 1506 लाइनें इसने खुद ही बोला है, हैमलेट नहीं बोला है। तो ये ध्यान रखना है, ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट, ठीक है। यानी कि ये काश ये मेरा शरीर पिघल कर ख़त्म हो जाता, ये जो मेरा शरीर है ना, काश पिघल कर ख़त्म हो जाता। ये हैमलेट बोलता है, ये हैमलेट की फर्स्ट सोलिलोकी है, ठीक है। तो ये हैमलेट की फर्स्ट सोलिलोकी है, ठीक है। ये ध्यान रखना, हैमलेट की क्या है, ये फर्स्ट सोलिलोकी है। अब बात करेंगे हम, सोलिलोकी की स्पेलिंग सही है ना, यस सही है। तो ये इनकी पहली सोलिलोकी है। मतलब वो इतना दुखी है ना कि सुसाइड के बारे में सोच रहा है, इतना ज़्यादा दुखी है, देख लिया है फादर की डेथ हो गई, मदर ने शादी कर लिया, इतना ज़्यादा दुखी है कि वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, लेकिन डरता है कि सुसाइड करना तो पाप है,
और ये जो है ना, ये जो लाइनें हैं, ये जो फर्स्ट सॉलिडो की है, ये बोलता कब है? एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में, ये ध्यान रखना है। कंटेस्ट क्या है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, फर्स्ट सॉलिड को ही विशेस सुसाइड वर नॉट अ सिन, ध्यान रखना। फिर है समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हैमलेट ने नहीं कहा है, ये मार्शलिस कहता है। समथिंग इज रोटन देन इन द स्टेट, सॉरी, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। जब घोस्ट हैमलेट को अपने पीछे आने का इशारा करता है तब मार्शलिस ये लाइन बोलता है। एक्ट 1 सीन 4 में बोलता है, सीइंग द घोस्ट बैक एंड हैमलेट अवे, तब ये बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, द सर्पेंट दैट डिड स्टिंग दाई फादर्स लाइफ नाउ वियर्स हिज क्राउन। ये कौन कहता है? ये घोस्ट कहता है, हैमलेट के फादर वो कहते हैं कि जिस सांप ने तुम्हारे पिता की जान ली है आज वही उनका ताज पहनकर बैठा है। मतलब वो क्या कह रहा है? मतलब कह रहे हैं कि जो भूत है वो हैमलेट को बता रहे हैं कि उसका असली कातिल कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे चाचा हैं, क्लॉडियस हैं। एक्ट 1 सीन 5 में ये बताता है, द सर्पेंट दैट डिड स्टिंग दाई फादर्स लाइफ नाउ वियर्स अ क्राउन। तो ये ध्यान रखना है बच्चे। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी। अब ये बात कौन कहता है? ये हैमलेट ही कहता है। किससे? होरेशियो से। क्या कहता है? कि देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो, है ना, कि होरेशियो इस धरती और आसमान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम अपनी बुक्स, अपने फिलॉसफी में भी सोच नहीं सकते। क्यों ऐसा बोलता है हैमलेट? क्योंकि जब वो घोस्ट को वाकई में देख लेता है तब। भूत को देखने के बाद ना, जब होरेशियो को विश्वास नहीं कर पाता, जब मतलब भूत देख लेता है हैमलेट और होरेशियो उस पर विश्वास नहीं कर पाता, तब हैमलेट ये बात कहता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोच से परी हैं, है ना। हम लोग भी मानते हैं ना भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्स में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सोच से परी हैं, जो कहीं किताब में नहीं मिलेगी, किसी दर्शन शास्त्र में नहीं मिलेगा, किसी साइंस में नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये कुछ इस तरह है कहना हैमलेट का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्ज स्पाइट दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। ये कौन कहता है? तो अगेन हैमलेट ही बोलता है, द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट ओ कर्ज स्पाइट दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। मतलब द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, समय ख़राब चल रहा है, यानी कि सब कुछ डिसऑर्डर है। हाय मेरी किस्मत, ओ कर्ज स्पाइट, हाय मेरी किस्मत, दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, कि मुझे ठीक करने के लिए ही पैदा होना पड़ा था। यहाँ पे हैमलेट कहता है, क्यों कहता है ऐसी बातें? रियलाइजिंग द बर्डन ऑफ रिवेंज, उसे एहसास होता है कि बदला लेना और राज्य को सुधारना अब उसकी जिम्मेदारी है, जो एक बहुत बड़ा बोझ है। एक्ट 1 सीन 5 में ये बात बोलता है कि मुझे बदला भी लेना है और मेरे ऊपर ये भी जिम्मेदारी है, स्टेट को सुधारना भी, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये एक बोझ है। तब वो बोलता है समय ख़राब चल रहा है मेरी किस्मत, क्या मैं इसीलिए पैदा हुआ था ये सब ठीक करने के लिए? नेक्स्ट पे आ जाएंगे, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ अ मैन। ये सारे इंपॉर्टेंट की कोट्स हैं। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ अ मैन, इंसान कितना अद्भुत रचना है। ये भी हैमलेट ही बोलता है। कौन बोलता है? हैमलेट। इंसान कितनी अद्भुत रचना है ना। क्यों बोलता है? कंटेक्स्ट स्पीकिंग टू रोजनक्रैंज एंड गिल्डस्टन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये बात हैमलेट बोलता क्यों है? वो अपने दोस्त जो उनके फ्रेंड्स थे रोजनक्रैंज और गिल्डस्टन से बात कर रहा है, उस समय ये बात बोलता है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में एक चीज़ ध्यान रखा, दिस स्पीच इन प्रोज नॉट वर्ज। ये जो स्पीच है ना, ये प्रोज में है, वर्ज में नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि शेक्सपियर ने इसमें ब्लैंक वर्ड भी यूज़ किया है, प्रोज भी यूज़ किया है। तो जो नोबल है, नोबल के लिए ब्लैंक वर्ड्स यूज़ किया है, जैसे मैडनेस सीन वगैरह। बाकी जो कॉमनर्स हैं उनके लिए उन्होंने प्रोज में लिखी है। द प्लेस थिंग वेयर इन आइल कैच द कॉन्सेंस ऑफ द किंग, ये भी कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है। क्या कहता है? कि ये प्ले ही वह जरिया है जिससे मैं राजा के अंदर छिपे अपराधी को पकड़ूंगा। जब वो प्लान करता है ना कि क्यों ना हम लोग एक खेल खेला जाए और खेल में वही चीज़ें दिखाया जाए जो रियल में हुआ है। अगर किंग क्लॉडियस को पकड़ना है कि वाकई में ये हत्यारा है, तो इस प्ले में हम सेम वही चीज़ दिखाएंगे। अगर इसने हत्या किया है तो पक्का इसके चेहरे पे भाव दिखेगा। तो यही बात कहता है, द प्ले इज़ द थिंग, ये प्ले ही वही चीज़ जरिया है जिससे मैं राजा के अंदर छिपे हुए अपराधी को पकड़ूंगा, ये हैमलेट कहता है। एंड ऑफ एक्ट थर्ड प्लानिंग द माउस ट्रैप, है ना। एक्ट थर्ड के लास्ट में वह माउस ट्रैप
प्ले की योजना जब बनाता है, द मर्डर ऑफ गुंजाइगो को ही वो माउस ट्रैप कहता है, हैमलेट चूहेदानी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे, द लेडी डोथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स। ये कौन बोलती है? ये क्वीन गर्ट्रूड बोलती है, हैमलेट की मदर। द लेडी डोथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स। ठीक है, यानी कि मुझे लगता है कि ये महिला कुछ ज़्यादा ही कस्में खा रही है। मतलब जो वो प्ले चलता है ना, उसके अंदर जो प्ले चलता है उसमें, है ना, द मर्डर ऑफ गुंजाइगो जो प्ले चलता है उसमें एक महिला है जो कसम खा रही है। उसको देखकर क्वीन गर्ट्रूड कहती है कि मुझे लगता है ये जो महिला है ना, ये कुछ ज़्यादा ही कसम खा रही है। यानी कि जो एक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही कसम खा रही है। उसको भी थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है रानी को। प्ले में जब प्लेयर क्वीन कसम खाती है, यानी कि मर्डर ऑफ गुंजाइगो की जो बीबी रहती है, क्वीन जो बनी रहती है, वो कसम खाती है कि वो अपने पति के मरने पर दूसरी शादी नहीं करेगी, तो गर्ट्रूड को ये बात चुभती है क्योंकि इसने तो दूसरी शादी कर ली है। लेकिन उस प्ले में तो वो कसम खाती है कि मेरे पति के मरने के बाद मैं शादी नहीं करूँगी। गर्ट्रूड को ये बात चुभ जाती है। तब बोलती है कि मुझे लगता है ये महिला कुछ ज़्यादा ही कसम खा रही है, शादी तो पक्का कर लेगी क्योंकि मैंने तो कर लिया है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक्ट 3 सीन 2 में ये बोला जाता है। अब बात करेंगे, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। ठीक है, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। ये कौन बोलता है? ये हैमलेट ही बोलता है। क्या बोलता है कि भलाई करने के लिए मुझे निर्दयी बनना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा। मतलब अपनी माँ गर्ट्रूड को ना कड़वी बातें बोलने के बाद वो ये सफाई देता है। जब वो अपनी माँ को ना बहुत कड़वी बातें, बहुत हार्श वर्ड बोलता है, तब ये बात वो बोलता है, बाद में सफाई देता है कि मुझे भलाई करने के लिए मुझे निर्दयी होना पड़ेगा। ये एक्ट 3 सीन 4 में बोलता है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, व्हेन सारो कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस। ये कौन भाई साहब बोलते हैं? तो ये क्लॉडियस भाई साहब बोलते हैं, ध्यान रखना। कहते हैं व्हेन सॉरोज कम, यानी कि जब मुसीबतें आती हैं, सॉरो मतलब दुख, मुसीबत, दे कम नॉट सिंगल स्पाइस, तो अकेले जासूस की तरह नहीं आती हैं, बट इन बटालियंस, यानी कि पूरी पलटन की तरह आती हैं, पूरे फौजी की तरह आती हैं, पलटन के साथ आती हैं। तो ये क्लॉडियस बोलता है, कब बोलता है? रिएक्टिंग टू ओफिलियाज मैडनेस एंड पोलोनियस डेथ, एक्ट 4 सीन 5 में। कब बोलता है ये? जब ओफिलिया पागल हो जाती है और पोलोनियस के मरने के बाद वो ये बात कहता है, क्योंकि वो एक तरफ ओफिलिया पागल हो गई और दूसरी तरफ उसका जो सलाहकार था लॉर्ड चैम्बरलेन वो मर गया। तो ऑब्वियसली इसकी ज़िंदगी में वो क्या था? बटालियंस ही आए, मतलब मुसीबतें ही आई थी। देयर इज़ अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, रफ ह्यू देम हाउ वी विल। तो ये कौन कहता है? ये भी स्पीकर कौन है? हैमलेट ही है। कहता क्या है? देयर इज़ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, यानी कि कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति है, डिवाइन पावर है जो हमारी किस्मत मंजिल तय करती है, चाहे हम अपनी योजनाएं कैसे भी बना लें। यहाँ पे वो घोस्ट को देखने के बाद ही बोलता है, टू होरेशियो अबाउट फेट। ये होरेशियो से कहता है फेट के बारे में कि कोई ना कोई तो डिवाइन पावर है जो हमारी किस्मत वही तय कर रही है, हमारी मंजिल वही तय कर रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक्ट 5 सीन 2 में, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। ये कौन कहता है? तो ये भी हैमलेट ही कहता है, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। ठीक है, मतलब छोटी चिड़िया के गिरने में भी ईश्वर की मर्जी होती है, मतलब एक छोटी चिड़िया के मरने में भी ईश्वर की मर्जी होती है, ये कहना है हैमलेट का। क्यों कहना है? जब वो कब बोलता है? जब डुअल से पहले उसे अपनी मौत का आभास होता है, तो वो ये एक्सेप्ट करता है। जब डुअल होने वाला होता है ना, जहाँ पे वो क्लॉडियस और लियर्टिस दोनों प्लान बनाए रहते हैं कि इसको मारना है, डुअल में तलवार में वो जहर वहर लगा देते हैं, तो इसको आभास हो जाता है कि मैं मरूंगा। तो मरने से पहले ये बोलता है कि एक छोटी चिड़िया के गिरने से भी, मरने से भी ईश्वर की मर्जी, अगर मैं मरूंगा तो इसमें भी ईश्वर की मर्जी होगी। गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग दी टू दाई रेस्ट। ये होरेशियो बोलता है लास्ट में, उसकी बाहों में हैमलेट रहता है। द रेस्ट इज साइलेंस, हैमलेट बोलता है। तो जब वो मर जाता है, आंखें बंद कर लेता है, तो होरेशियो बोलता है, शुभ रात्रि प्यारे राजकुमार, गुड नाइट प्यारे राजकुमार, फरिश्तों का झुंड तुम्हें लोरी गाकर सुनाएगा। एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स, यानी कि फरिश्तों का झुंड, सिंग दी तुम्हें सुनाएगा, टू दाई रेस्ट, है ना, फरिश्तों का जो झुंड है वो तुम्हें लोरी गाकर सुनाएगा ताकि तुम आराम से सो। ये होरेशियो कहता है कब? हैमलेट की डेथ पर, एक्ट 5 सीन 2 में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये था पूरा। अब इधर अगर हम देखना चाहेंगे तो और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कुछ क्रिटिकल रिमार्क्स की क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके, अक्सर इंडियन एग्जाम में पूछा जाता है।
कि फेमस क्रिटिक एंड अबाउट हैमलेट, कुछ क्रिटिक हैं जो हैमलेट के बारे में क्या बोले हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप खुद ही देखोगे, एक वीडियो में कंप्लीट ना हुआ तो कहना, एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया है सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को, और थ्योरीज भी कंप्लीट कर ली है एक ही वीडियो में। बस मुझे थोड़ा सा पेशेंस लाना मेरी वीडियो को देखने के लिए, और कुछ नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना। बाकी सब कुछ आपको बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, बेहतर कंटेंट मिल रहा है। बस थोड़ा सा क्या करना, पेशेंस रखना देखने के लिए। इसको नोट्स बनाते जाना बच्चा, सच में अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। इस तरह अगर आप नोट्स बनाते जाओगे, पढ़ते जाओगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। थ्योरी पढ़ लिया तो प्रैक्टिस हम फिर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हैमलेट पे किस क्रिटिक ने क्या बोला। जैसे हैमलेट पे बहुत सारे क्रिटिक ने अपना दिया है पॉइंट ऑफ व्यू। तो इट इज़ द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, ये बात किसने कही है? तो ये एक टी.एस. इलियट ने कहा है अपने एस्से हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में 1919। तो टी.एस. इलियट का कहना था, ये टी.एस. इलियट ने कहा है, किसे? हैमलेट को कहा है मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, कि ये लिटरेचर का क्या है? मोनालिसा है, ठीक है, ये साहित्य की मोनालिसा है। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग बहुत मिस्टीरियस है ना, मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो बहुत रहस्यमयी है, वैसे ये प्ले भी समझ से परे है और रहस्यमयी है, ऐसा टी.एस. इलियट को लगता है। इसीलिए इन्होंने इस प्ले को मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कहा। कहाँ पे कहा? तो इनका एक एस्से है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जो 1919 में आया था, उसमें इन्होंने कहा, ये ध्यान रखना बच्चा। दूसरा इन्होंने कहा हैमलेट को, हैमलेट इज़ द आर्टिस्टिक फेल्योर, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ये भी इन्होंने कहा है हैमलेट को। किसमें? इसी एस्से में कहा है। हैमलेट इज़ एन आर्टिस्टिक फेल्योर, ठीक है। टी.एस. इलियट का कहना था कि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की कमी है। अगर इसको आसान शब्दों में हम समझें तो हैमलेट का गुस्सा और पागलपन बहुत ज़्यादा है, जबकि रीज़न क्या था उसका? रीज़न माँ की शादी है ना, प्ले में उतना बड़ा नहीं दिखाया गया, लेकिन गुस्सा और पागलपन ज़्यादा दिखाया गया। जबकि माँ की शादी हो गई, ये सबसे बड़ा रीज़न था, ये नहीं दिखाया गया। यानी कि इमोशन और रीज़न का तालमेल नहीं बैठता। मतलब शादी हो गई बहुत ईजिली दिखाया गया, और हैमलेट गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो हैमलेट का इमोशन है, जो रीज़न है, वो दोनों का तालमेल यहाँ पे बैठ नहीं रहा है। इसलिए टी.एस. इलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर कहा कि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की कमी है। हैमलेट का इमोशन ज़्यादा दिखाया गया, लेकिन रीज़न को छोटा कर दिया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और ये चीज़ें इन्होंने कहाँ कही है? अपने ही इससे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में कही है ये भी बात। आगे चलते हैं। इट इज़ वी हु आर हैमलेट, ये किसने कहा? हैमलेट प्ले को। ये सारा वही है, हैमलेट प्ले को किस क्रिटिक ने क्या कहा है? तो इट इज़ वी हु आर हैमलेट, ये किसने कहा है? कि हम ही हैमलेट हैं। तो ये क्रिटिक हैं विलियम हैज़लिट ने कहा है। किसने कहा है? विलियम हैज़लिट। यानी कि मीनिंग हैमलेट रिप्रेजेंट यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर। इनका कहने का मतलब था कि हैमलेट कोई अनोखा कैरेक्टर नहीं था, बल्कि हर इंसान के अंदर एक हैमलेट होता है, जो दुखों और सोच विचार में घिरा होता है, लाइक हैमलेट की तरह। यानी कि हर इंसान हैमलेट की तरह ही है, हर इंसान के अंदर एक हैमलेट है। जिस तरह हैमलेट दुखी होता है, सोचता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, वैसे हर इंसान भी ऐसा कर सकता है। ये किसने कहा था? विलियम हैज़लिट, कि इट इज़ वी हु आर हैमलेट, हम ही हैमलेट हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। A lovely, pure, noble and most moral nature without the strength of nerve which forms a hero, ये किसने कहा है? ठीक है, ये बात किसने कही है? तो ये बात गेटे ने कहा है हैमलेट को, कंपेयरिंग हैमलेट टू कॉस्टली वेज इन विच एन ओक ट्री इज प्लांटेड, ठीक है। तो ये गेटे ने कहा, उन्होंने हैमलेट की तुलना एक कॉस्टली वास से की है। कॉस्टली वास मतलब, कॉस्टली वास यानी कि जो महंगे फूलदान होते हैं जी, कभी कभी हमको भी दिमाग से निकल जाती है चीज़ें, है ना। तो हैमलेट टू अ कॉस्टली वास, यानी कि इसमें जो गेटे हैं वो हैमलेट की तुलना एक महंगे फूलदान से करते हैं, जिसमें एक बरगद का पेड़ लगा दिया गया हो, है ना, उस वाश में जिसमें एक बरगद का पेड़, एक ओक ट्री लगा दिया गया हो। यानी हैमलेट का जो शरीर है, हैमलेट का जो मन है, वो बहुत नाजुक था और उस पर बदला लेने का बोझ बहुत भारी था, जिससे वो टूट गया। जैसे एक फूलदान में हम ओक ट्री लगा दें तो क्या टिक पाएगा? बरगद का पेड़ लगा देंगे एक फूलदान में, क्या टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा ना। उसी तरह इस फूलदान को इन्होंने क्या कहा है? हैमलेट का मन भी इसी फूलदान की तरह था, और बदला लेना वो ये ओक ट्री था, कि हैमलेट का जो मन था वो बहुत नाजुक था, उस पर बदला लेने का जो बोझ डाला हमने बहुत भारी था, जिससे वो बेचारा टूट गया। जिस तरह ये वास टूट जाएगा अगर हम बरगद का पेड़ इसमें डाल देंगे, है ना। तो इस तरह का गेटे ने किया था। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। हैमलेट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ अ मैन हु कुडंट मेक अप हिज माइंड।
ये किसने कहा है? तो कॉन्सेप्ट दिस व्यू वॉज पॉपुलराइज्ड बाय लॉरेंस ओलिवर 1948 फिल्म एडेप्टेशन। तो ये किसने कहा था? ये जो थॉट था ना, ये लॉरेंस ओलिवर की 1948 की फिल्म से फेमस हुआ था। इसका मतलब एक ऐसा आदमी जो फैसला नहीं ले पाया। हैमलेट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ अ मैन हु कुड नॉट मेक अप हिज माइंड, जो फैसला नहीं ले पाया। और ये जो कॉन्सेप्ट आया था ना, ये थॉट कहाँ से आया था? ये लॉरेंस ओलिवर की 1948 की एक फिल्म से बहुत फेमस हुआ था। तो ये ध्यान रखना है। द एम्बेसी ऑफ डेथ एंड एसे ऑन हैमलेट, G. Wilson Knight, The Wheel of Fire. He views Hamlet as a dark, destructive force and Claudius as a healthy symbol of life. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो विल्सन नाइट का मानना था, है ना, विल्सन नाइट का मानना था कि हैमलेट एक काली शक्ति है। क्या है हैमलेट? हैमलेट एक काली शक्ति है, यानी कि डेथ है, एम्बेसी ऑफ डेथ है, जो सबको मार देती है। जबकि राजा क्लॉडियस क्या है? वो जीवन और स्वास्थ्य का प्रतीक है, हेल्दी सिंबल ऑफ लाइफ है। ऐसा किसने कहा है? जी विल्सन नाइट ने कहा। कहाँ पे? द व्हील ऑफ फायर में। अब कुछ रैंक बूस्टर पॉइंट्स भी याद रखना, जहाँ से आपके एग्जाम में रैंक बन सकते हैं, ये भी याद रखना। जैसे कि टोटल इस प्ले में टोटल सोलिलोकीज कितने हैं? तो टोटल सोलिलोकीज इस प्ले में 7 सोलिलोकीज हैं बाय हैमलेट इन द प्ले। और ये सोलिलोकीज किसके द्वारा बोली जाती है? 7, ये हैमलेट के द्वारा बोली जाती है प्ले में, ये ध्यान रखना। द बैड क्वार्टो, ये ध्यान रखना, ये बैड क्वार्टो क्या होता है? तो हैमलेट का जो पहला एडिशन आया था ना, पहला एडिशन ही बोलेंगे, पहला वर्जन, है ना। द फर्स्ट क्वार्टो पब्लिश इन 1603 इज नोन एज द बैड क्वार्टो बिकॉज इट वॉज लाइकली पायरेटेड एंड कंटेन्स करप्ट टेक्स्ट। टू बी और नॉट टू बी इज वेरी डिफरेंट देयर। देखिए हुआ क्या था, हुआ क्या था कि हैमलेट का जो पहला एडिशन आया था ना, पहला वो जो वर्जन आया था, फर्स्ट क्वार्टो, है ना, फर्स्ट क्वार्टो, वो 1603 में आया था, 1603 में छपा था। इसे बैड क्वार्टो कहते हैं। जो 1603 में छपा था, इसे क्या कहते हैं? बैड क्वार्टो, क्योंकि ये चोरी छिपे छापा गया था और इसमें बहुत गलतियाँ थी। जैसे टू बी और नॉट टू बी वाली लाइन में इसमें बहुत अलग थी। टू बी और नॉट टू बी जो लाइन है ना, ये भी लाइनें बहुत अलग थी जब ये छपा था 1603 में। तो इसलिए उसे कहा जाता है, जो फर्स्ट इसका संस्करण आया था, वर्जन आया था 1603 में, तो उसे बैड क्वार्टो कहा जाता है। चोरी छिपे छापा गया था, बहुत सारी गलतियाँ थी, ये ध्यान रखना है। पॉइजन नेम क्या है? ये भी ध्यान रखना है, यानी कि जो हैमलेट के फादर के कान में जो पॉइजन डाला गया था बाय क्लॉडियस, तो उस पॉइजन का नाम क्या है? द पॉइजन क्लॉडियस पोर्ड इनटू किंग हैमलेट ईयर इज कॉल्ड हेबेनॉन या फिर हेबोना, ये ध्यान रखना है ना। तो क्लॉडियस ने राजा हैमलेट के कान में जो जहर डाला था उसका नाम हेबेनॉन है या फिर हेबोना, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे क्लासिकल एल्यूजन। इसमें कहाँ मिलता है? इस प्ले में क्लासिकल एल्यूजन भी दिया गया है। जैसे कि हैमलेट ने अपने फादर की तुलना किससे किया है? हाइपीरियन से। हाइपीरियन क्या है? दिस सन गॉड है। हैमलेट कंपेयर्स हिज फादर टू दिस। हैमलेट अपने फादर की तुलना इस हाइपीरियन से करते हैं। हाइपीरियन का मतलब सन गॉड, सूर्य देवता। और दूसरा शैटिर, याद रखना, अ लस्टफुल हाफ गोट क्रिएचर। हाफ हैमलेट कंपेयर्स क्लॉडियस टू दिस। तो ये जो शैटिर है, ये आधा आदमी है आधा बकरा है, यानी कि ये लस्टफुल, हवस का प्रतीक है। तो हैमलेट अपने चाचा क्लॉडियस को कहता है, यानी कि अपने चाचा क्लॉडियस की तुलना वो शैटिर से करता है। तो 2 यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 2 नहीं और भी है, यहाँ पे हमें ये क्लासिकल एल्यूजन मिलते हैं। और भी याद रखना, ठीक है, और भी याद रखना यहाँ पे नायोबी, नायोबी याद रखना, अ फिगर ऑफ इटर्नल वीपिंग। हैमलेट कंपेयर्स हिज मदर टू हर। नायोबी क्या है? ये जो नायोबी है, एक रानी जो अपने बच्चों की मौत पर पत्थर बनकर रोती रही थी। तो हैमलेट अपनी माँ के रोने की तुलना इससे करता है, नायोबी से, ठीक है। चौथा क्या है? ऑसरिक, ठीक है, ऑसरिक ये क्या है? एक फुलिश कोर्टियर हुम हैमलेट मॉक्स इन एक्ट 5। ही डिलीवर द इन्विटेशन फॉर द ड्यूअल। तो ये जो ऑसरिक है, ये एक बेवकूफ़ दरबारी है ना, जो एक्ट 5 में आता है। हैमलेट इसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाता है ऑसरिक का। ये एक्ट 5 में आता है और यही हैमलेट को डुअल का निमंत्रण देता है। ये पॉइंट याद रखना। एक्ट 5 में ऑसरिक करके कैरेक्टर आता है, ये फुलिश कोर्टियर है जिसका हैमलेट बहुत ज़्यादा मजाक बनाता है और यही हैमलेट को डुअल का इन्विटेशन भी देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सारे एल्यूजन हैं, क्लासिकल एल्यूजन हैं, तो आपने ध्यान रखना है। फिर है ओफिलिया का फ्लावर्स। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, ओफिलिया का फूल और उसके मतलब क्या होते हैं। ओफिलिया कौन सा फूलों का माला बना रही थी? तो ध्यान रखना, रोजमेरी है फॉर रिमेम्बरेंस, और एक और नाम याद रखना, रोजमेरी,
रोजमेरी एंड पेंसीज फॉर थॉट। तो यहाँ पे ओफिलिया की जो फूल है और उसके मतलब पागल होने पर वो सबको फूल बांटती है ना। तो रोजमेरी किस लिए था, यादों के लिए था, रिमेम्बरेंस। एंड पेंसीज ये थॉट के लिए था, विचार के लिए। एंड फेनल एंड क्लम्बीज है ना, क्लम्बनीज ये क्या था, फॉर एडल्ट्री एंड फ्लैटरी गिवन टू क्लॉडियस एंड गर्टरूड। तो ये जो फूल था फेनल एंड क्लम्बनीज, ये ध्यान रखना, ये बेवफाई और चापलूसी के लिए था, राजा और रानी को देती है ये फूल वो। तो ये आपने ध्यान रखना है सारे फ्लावर्स के नाम। एंड बात करेंगे रू, एक और है, इसको भी याद रखना, रू फॉर रिपेंटेंस एंड शौरों के लिए था। रू जो था ना ये पछतावे और दुख के लिए था। अब आ जाएंगे हम शेलेडेड पोलैक्स, ठीक है। स्लेडेड पोलैक्स क्या होता है, इन एक्ट फर्स्ट होरेशियो मेंशंस किंग हैमलेट स्मॉट द सेडल्ड पोलैक्स ऑन द आइज रेफरिंग टू अ विक्ट्री ओवर पोलैंड। हुआ क्या था, ये स्लेडेड पोलैक्स क्या है इसको समझते हैं। एक्ट 1 में क्या था कि एक्ट 1 में होरेशियो बताता है कि कैसे किंग हैमलेट ने बर्फ पर पोलैंड की सेना को हराया था। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ये जो स्लेडेड पोलैक्स है ना, स्लेडेड पोलैक्स का मतलब होता है पोलैंड की सेना, पोलैंड की सेना। तो यहाँ पे एक्ट 1 में होरेशियो बताता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। होरेशियो यहाँ पे एक्ट 1 में होरेशियो बताता है कि कैसे किंग हैमलेट ने बर्फ पर यानी कि स्लेडेड पोलैक्स को हराया था बर्फ पर, ये ध्यान रखना है। एंड एक और नाम याद रखना, जेफ्था। हैमलेट कॉल्स पोलुनियस जेफ्था अब बाइबिलिकल जज हु सेक्रीफाइस हिज डॉटर फॉर शैडविंग ओफिलियाज डेथ। तो जेफ्था क्या है, हैमलेट पोलुनियस को जेफ्था कहकर चिढ़ाता है। जेफ्था क्या है, जेफ्था बाइबल का एक जज था जिसने अपनी ही बेटी की कुर्बानी दे दी थी, और ये इशारा है कि पोलुनियस भी अपनी बेटी ओफिलिया को बर्बाद कर रहा था। एज ऑफ हैमलेट, ये ध्यान रखना है कि इन द ग्रेवयार्ड सीन एक्ट 5 इट इज़ इम्प्लाइड हैमलेट 30 years ओल्ड। द ग्रेव डिगर सेज ही वॉज वर्कड देयर सिंस द डे हैमलेट वॉज बोर्न विच वॉज 30 years एगो। तो हैमलेट की जो एज थी, उम्र थी, यानी कि जब ग्रेवयार्ड सीन आया था ना, एक्ट 5 में ग्रेवयार्ड सीन आता है, तो ग्रेवयार्ड सीन में कब्र खोदने वाला जो ग्रेव डिगर है वो बताता है कि वो उस दिन से काम कर रहा है यहाँ पे जिस दिन हैमलेट पैदा हुआ था, और उसे काम करते हुए 30 साल हो गए। इससे पता चलता है कि हैमलेट 30 साल का है। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, तो हैमलेट इज द शेक्सपियर लॉन्गेस्ट प्ले, द शॉर्टेस्ट इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स। सम सोर्सेज से मैकबेथ इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। तो ये ध्यान रखना है, सबसे लॉन्गेस्ट प्ले या सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी की बात आएगी तो आपका हैमलेट ही होगा, और सबसे शॉर्टेस्ट प्ले की अगर पूछा जाएगा तो कॉमेडी ऑफ एरर्स है। सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी अगर पूछे तो मैकबेथ है, ये ध्यान रखना है। अब ख़त्म हो गया है, ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ पे अब ये भी काफ़ी पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जैसे हु किल्स मैकबेथ, मैकबेथ को कौन मारा है ना, मैकबेथ को कौन मारता है। तो यहाँ पे याद रखना है, जैसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा हु किल्स मैकबेथ, हु किल्स पोलुनियस, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे मैकबेथ तो है ही नहीं, है ना, ये गलत है, यहाँ पे मैकबेथ नहीं है। हु किल्स पोलुनियस, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु किल्स पोलुनियस, पोलुनियस को किसने मारा, तो हैमलेट ने मारा, है ना, हैमलेट ने मारा। मिस्टेकिंग हिम फॉर क्लॉडियस, भाई गलती से मार दिया था। एक्ट 3 सीन 4 में, कब, एक्ट 3 सीन 4 में, जब क्लोजेट सीन था, ठीक है, क्लोजेट सीन था, उसमें हैमलेट अपनी माँ गर्टरूड के कमरे में उनसे गुस्से से बात कर रहा था, और पोलुनियस क्या कर रहा था, उनकी बातें सुनने के लिए पर्दे के पीछे छिपा था, ईज ड्राफ्टिंग कर रहा था। और जब रानी डर कर चिल्लाती है तो पोलुनियस भी चिल्लाता है। हैमलेट को लगता है कि पर्दे के पीछे किंग क्लॉडियस छिपा है, वो बिना देखे तलवार चला देता है और पोलुनियस मारा जाता है। ये हत्या गलती से होती है। तो ऐसे पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है व्हाट इज़ हैमलेट ट्रेजिक फ्लॉ, हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, या यूँ बोलो हैमलेट का फैटल फ्लॉ क्या है, हैमलेट का हमार्शिया क्या है। तो इनडिसीजन, प्रोक्रेस्टिनेशन ये है, यानी कि अनिर्णय, टाल मटोल करना। लिटरेचर में जो ट्रेजिक फ्लॉ है ना, ट्रेजिक फ्लॉ, इसे ग्रीक लैंग्वेज में हमार्शिया कहते हैं। इसे ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हमार्शिया, ठीक है, हमार्शिया कहते हैं।
वो कमी होती है जिसके कारण हीरो का डाउनफॉल होता है। तो हैमलेट की कमी ये थी कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था, सोचता था और समय पर एक्शन नहीं कर पाता था। जैसे समय उसको मिलता था एक्शन करने के लिए, मारने के लिए, बस कर नहीं पाता था। ठीक है, मतलब वो अपने चाचा को मारने के कई मौके छोड़ देता था और जिसके कारण लास्ट में उसे और उसके पूरे परिवार को जान गंवानी पड़ती है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट इज सेड बाय हुम। ये किसके द्वारा बोली गई है? ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, ये किसने बोला है? तो ये पोलोनियस बोलता है, ये आयरोनिकली एज ही इज अ वर्बोज। ठीक है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यानी कि ब्रेविटी मतलब संक्षिप्तता ही बुद्धिमानी की आत्मा है, कम बोलना ही बुद्धिमानी की आत्मा है। वो भी किसने कहा है? पोलोनियस, जो कि खुद क्या है? खुद बहुत टॉकटिव पर्सन है। तो ये आयरोनिकल लाइन हो गई कि नहीं? इसका मतलब कम शब्दों में बात कहना ही असली अक्लमंदी है। ये आयरनी है क्योंकि ये बात प्ले में एक आयरनी बन जाती है। क्यों? क्योंकि पोलोनियस खुद एक बहुत वर्बोज बुढ़ा है, टॉकटिव बुढ़ा है, जो कभी चुप ही नहीं होता और लंबी लंबी बोरिंग बातें करता है, लेकिन वही पर्सन कह रहा है कि कम बोलना चाहिए। तो ये आयरोनिकल लाइन है। विच क्रिटिक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द एडिपस कॉम्प्लेक्स इन हैमलेट। तो हैमलेट में एडिपस कॉम्प्लेक्स का सिद्धांत किसने दिया है? हैमलेट में एडिपस कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। बाद में इसको अर्नेस्ट जॉन्स ने एक्सपेंड किया था, है ना। तो सिगमंड फ्रायड ने अपनी बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ख़त्म हो गया, ठीक है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, आई थिंक ये 900 के करीब आई थी, आई थिंक। ठीक है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये याद रखना है कि सिगमंड फ्रायड की ये बुक है। ठीक है, ये सिगमंड फ्रायड की बुक है और इस बुक में इन्होंने सबसे पहले ये थॉट दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था। बाद में उनके जो शिष्य थे, बोल सकते हो डिसिपल थे, अर्नेस्ट जॉन्स, इन्होंने अपनी किताब हैमलेट एंड एडिपस में इसको विस्तार से समझाया है। तो अर्नेस्ट जॉन्स का जो बुक है, क्या नाम था अभी मैंने बताया? हैमलेट एंड एडिपस। ठीक है, एडिपस, ये इनकी बुक थी, अर्नेस्ट जॉन्स। मतलब इसमें इन्होंने क्या किया, सिगमंड फ्रायड जो थे, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में ये कॉन्सेप्ट दिया था, एडिपस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट दिया। बाद में अर्नेस्ट जॉन्स ने अपनी बुक हैमलेट एंड एडिपस में इसको बहुत एक्सपेंड किया, यानी कि बहुत विस्तार से समझाया। अब ये एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? तो फ्रायड के अनुसार हैमलेट जो था ना, वो सबकॉन्शियसली अपनी माँ की तरफ आकर्षित था और अपने पिता को राइवल मानता था, इसलिए वो अपने चाचा क्लॉडियस को मारने में हिचकिचा रहा था, है ना, क्योंकि क्लॉडियस ने वही किया जो हैमलेट खुद करना चाहता था, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, है ना। ये इनका मानना है, किनका मानना है? ये सिगमंड फ्रायड का मानना है। ठीक है, तो ये चीज़ें, इसलिए हैमलेट में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, एडिपस कॉम्प्लेक्स। आ जाते हैं, ख़त्म हो गया क्या और कुछ छूट रह गया? इन विच एक्ट डज द ग्रेव डिगर सीन आकर। तो ये जो ग्रेव डिगर सीन है ये किस एक्ट में आता है? तो एक्ट 4 सीन 1 में आता है। प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ। तो हैमलेट में कॉमिक रिलीफ कब आता है? ये जब ग्रेव डिगर सीन आता है ना, तो ये कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड्स करता है। और ये जो सीन है ना, ये ओफिलिया की कब्र तैयार करते समय आता है, जिस समय ओफिलिया का फ्यूनरल होता है, उसकी कब्र तैयार की जाती है। इसे कॉमिक रिलीफ कहा जाता है क्योंकि शेक्सपियर ने सीरियस और ट्रेजेडी के बीच में ऑडियंस को थोड़ा हंसाने और स्ट्रेस कम करने के लिए ये सीन रखा था। इसमें 2 कब्रें खोदने वाले क्लाउन्स आपस में मजाक करते हैं और पहेलियाँ पूछते हैं, और यहीं पे हैमलेट योरिक की खोपड़ी भी उठाता है, स्कल उठाता है। तो ये थी भाई क्लास आपकी। मेरी क्लास में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, पेशेंसली आपको देखना पड़ेगा बस। ये थी क्लास, काफ़ी कुछ हमने कवर किया, आप खुद ही देख सकते हो। ये PDF आपको मिल जाएगी, मैं सेंड कर दूँगी टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा ये PDF के लिए। और टेलीग्राम पे आप कैसे जुड़ेंगे ध्यान रखना, टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ व्हाट्सएप पे भी है और टेलीग्राम। तो मैं PDF जो सेंड करती हूँ वो टेलीग्राम पे सेंड करती हूँ, तो आप ना क्या करना, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। ये PDF तुरंत शेयर हो जाएगा और मेरा मानना है नोट्स बनाते रहिएगा।
तो ये थी आपकी क्लास। सारा कुछ बहुत सारे फैक्ट हमने इसमें कवर किए हैं। हैमलेट को उठाया और हैमलेट से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, की कोड्स, लाइंस, किसने क्या कहा, सब कुछ कवर किया, आप खुद ही देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना प्यार जरूर बना के दे, ऑक्सीजन देते रहना जो मुझे चाहिए, जिसकी वजह से ये आपको मिलेगा कंटेंट। तो ऑक्सीजन वही है। सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, लाइक करो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीडबैक दिया करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भाई इतना तो कर सकते हो आप मेरे लिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।